नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल मोटिव स्टडी पर। उम्मीद करते हैं आप लोगों की तैयारी बिहार दरोगा की शानदार चल रही होगी और शानदार करना भी चाहिए तैयारी, क्योंकि तैयारी आप शानदार करते हैं तो उसका परिणाम भी शानदार होता है। इसलिए जो टाइम है अभी कम बचा हुआ है, इसलिए एक एक पल का आप लोग सदुपयोग कीजिए, आप निश्चित रूप से सफल होंगे। तो ज्ञान बिंदु जीएस की एकेडमी की तरफ से जो ऑफलाइन टेस्ट सीरीज आप लोगों के लिए शुरू किया गया है, उसका टेस्ट नंबर हम लोग 3 का आज इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, टेस्ट नंबर 3 इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। इससे पहले 2 वीडियो का डिस्कशन कर चुके हैं। जो लोग नए जुड़े हैं या तो अभी नहीं देखे हैं, वो प्ले लिस्ट में जाकर जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, और कहीं देखे भी होंगे तो एक बार जरूर यहाँ पर देख लीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो को जब देखिएगा तो आप यूँ समझिए कि कई क्वेश्चन है जो कि आप नए सीखेंगे और कई चीज़ें साथ में रिविजन होगा। इसलिए वीडियो जरूर देख लीजिएगा एक बार, है ना। तो चलिए शुरुआत करते हैं टेस्ट नंबर 3। इसके बाद हम लोग टेस्ट नंबर 4 भी देखेंगे। ठीक है, तो इस तरह से जितने भी टेस्ट होगा ये पूरा दिसंबर तक चलेगा आपके लिए। पूरा टेस्ट आपको इस चैनल पर करवा दिया जाएगा पूरे शानदार तरीके से। ठीक है, इसमें आपको संपूर्ण तैयारी शानदार हो जाएगी। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। आप लोग साथ में लगाइएगा आंसर और बाद में बताइएगा भी कितना आपका सही हुआ। ठीक है, और चीज़ें क्या है सीखते जाइएगा। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है कि हाल ही में भारत और नेपाल के बीच सैन्य अभ्यास सूर्य किरण का आयोजन किया जा रहा है। 31 दिसंबर 2024 से 13 जनवरी 2025 तक ये कौन सा संस्करण है? तो ये जो हाल ही में किया गया है, तो ये संस्करण कौन सा है? भारत और नेपाल के बीच जो है सूर्य किरण है, तो ये कौन सा संस्करण है? इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। ये 18वां संस्करण था। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। सैन्य अभ्यास से हर एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। क्या क्या 3 टाइप का प्रश्न पूछा जाएगा। जैसे पूछ लिया जाएगा क्या सूर्य किरण ये किसके बीच हुआ था? तो भारत और नेपाल के बीच हुआ था। ठीक है, और पूछा जाएगा क्या ये कहाँ हुआ था, ये ध्यान रखना, ये भी पूछा जाता है। और ये कौन सा संस्करण था, ये भी पूछा जाता है। तो 18वां संस्करण है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, इसी तरह आपको कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको हम रिवीजन करवाते हैं। जैसे कि एक है सिम्बेक्स, है ना। अभी जो लेटेस्ट जो हुआ है आपको हम वो बता रहे हैं। ठीक है, सिम्बेक्स जो है सैन्य अभ्यास जो है ये 2025 में हुआ है। सिम्बेक्स किसके साथ होता है? सिंगापुर के साथ होता है। ठीक है, भारत और सिंगापुर के बीच सैन्य अभ्यास है सिम्बेक्स। ठीक है, और ये सिम्बेक्स जो है ये कौन सा संस्करण था? 32वां संस्करण था। सिम्बेक्स वाला याद रखना है, 32वां था। ठीक है, इसी तरह आपको कंफ्यूजन ना कर दे इसलिए ध्यान रखना है क्या एक है सलाइनेक्स। तो सलाइनेक्स तो नाम से याद रहेगा, सलाइनेक्स यानी कि सलाय श्रीलंका, है ना। सलाय एस एल है, श्रीलंका, है ना, ऐसे याद रहेगा। तो सलाइनेक्स जो है सैन्य अभ्यास ये भारत और श्रीलंका के बीच होता है और ये 2025 में हुआ है। कौन सा संस्करण ये? तो ये 12वां संस्करण था। ठीक है, अभी तक क्या याद किए? देखिए सूर्य किरण जो है ये हुआ था 18वां, सिम्बेक्स जो है ये 32वां और सलाइनेक्स जो है श्रीलंका के साथ ये 12वां संस्करण था। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग क्या नोमैडिक एलिफेंट। नोमैडिक एलिफेंट किस देश के साथ होता है? तो भारत और मंगोलिया के बीच होता है। ठीक है, किस देश से का साथ होता है? डायरेक्ट आपसे प्रश्न पूछ लिया जाता है ना कि नोमैडिक सैन्य अभ्यास जो है ये भारत और किस देश के साथ होता है? तो नोमैडिक एलिफेंट जो है भारत और मंगोलिया के साथ होता है। और ये 2025 में कौन सा संस्करण था इसका? तो नोमैडिक एलिफेंट का था ये 17वां संस्करण। कौन सा? 17वां था। ठीक है, देखिए सूर्य किरण है 18वां और मंगोलिया के साथ जो है नोमैडिक एलिफेंट ये है 17वां संस्करण है। ठीक है, एक एक चीज आपको नोट कर लेना क्योंकि ये पूछा जाता है एग्जाम में, काफी महत्वपूर्ण है। शक्ति सैन्य अभ्यास जो है किसके साथ होता है? तो देखिए भारत और फ्रांस के बीच होता है शक्ति, है ना। और शक्ति जो है भारत और फ्रांस के बीच ये 8वां संस्करण हुआ 2025 में। ठीक है, शक्ति होता है भारत और फ्रांस के बीच, लेकिन मित्र शक्ति पूछेगा तो होता है श्रीलंका के बीच होता है। ठीक है, तो ये सब आपको याद रखना है। गरुड़ सैन्य अभ्यास हुआ है अभी 2025 में किसके साथ होता है? इंडोनेशिया के साथ। कौन सा संस्करण था? तो गरुड़ था कौन सा? 10वां, है ना। गरुड़ सैन्य अभ्यास भारत और इंडोनेशिया के बीच और ये 10वां होता है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए बोंगो सागर सैन्य अभ्यास किस देश के साथ होता है? तो क्या आंसर लगाना है? बोंगो सागर सैन्य अभ्यास किस देश के साथ होता है? और आपसे पूछा जाए क्या संप्रीति सैन्य अभ्यास ये किसके साथ होता है? संप्रीति आपको याद हो गया होगा जो रेगुलर क्लास कर रहे होंगे। ठीक है, बोंगो सागर नाम से याद रहेगा, बोंगो सागर बांग्लादेश के साथ, बोंगो सागर बांग्लादेश के साथ। संप्रीति ये भी क्या बांग्लादेश के साथ। याद कैसे रखना है? तो देखिए संप्रीति को रिलेट करना है क्या संपत्ति से। तो जैसे बांग्ला क्या है? एक संपत्ति है ना, बोलते हैं ना गाड़ी बांग्ला, तो एक बांग्ला एक संपत्ति है। यानी कि संप्रीति जब भी आएगा तो दिमाग में तुरंत आएगा क्या संपत्ति। बांग्ला एक संपत्ति है, यानी कि बोंगो सागर और ये संप्रीति ये किसके साथ है? तो बांग्लादेश के साथ है। ठीक है, इसी तरह आपको याद रखना है काजिंद, है ना। काजिंद सैन्य अभ्यास किस देश के साथ है? तो ये भी नाम से याद रखना है आपको, नाम से याद रहेगा हमेशा। काजिंद यानी कजाकिस्तान के साथ है, काजिंद यानी कजाकिस्तान के साथ है। आस्ट्रा हिंद, है ना, आस्ट्रा हिंद सैन्य अभ्यास किसके साथ है? तो आस्ट्रा हिंद नाम से याद रहेगा ऑस्ट्रेलिया, है ना, ऑस्ट्रेलिया के साथ ही है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अच्छा अमेरिका के साथ कुछ सैन्य अभ्यास है वो आपको रिवीजन कर लेना है। देखिए उसको कैसे याद रखना है? तो अमेरिका जैसे जिस तरह से शक्तिशाली देश है ना, तो उसके साथ जो सैन्य अभ्यास है ना उसका नाम भी है ना उसी टाइप का है। जैसे कि देखिए वज्र प्रहार ये किसके साथ है? अमेरिका के साथ है। वज्र प्रहार हो गया।
कोप इंडिया, कोप मतलब खौफ है ना, इस तरह से रिलेट करना है। तो कोप इंडिया किसके साथ है, तो वो भी अमेरिका के साथ है। युद्ध अभ्यास है ना, युद्ध अभ्यास भी एक सैन्य अभ्यास का नाम है, तो युद्ध अभ्यास भी अमेरिका के साथ है। तर्कस ये भी अमेरिका के साथ है। टाइगर ट्रम्प ये भी अमेरिका के साथ है, ठीक है। ये सब आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर आपका 2 में क्या है, यशवंत n मिनट में m शब्द और पवन q मिनट में p शब्द टाइप करता है। यशवंत की टाइपिंग और पवन की टाइपिंग दर का अनुपात क्या होगा। तो इसका अनुपात पूछ रहा है, तो देखिए n मिनट में m शब्द, यानी कि इसका जो दर है क्या है, 1 मिनट में कितना शब्द ये कर रहा है, तो इसका दर अगर निकालेंगे तो क्या होगा, m शब्द, यानी कि होता है ना कि m शब्द कर रहा है कितने मिनट में, n मिनट में कर रहा है। तो ये हो गया यशवंत का दर हो गया ना, यशवंत का जो टाइपिंग करने का प्रति मिनट दर हो गया, क्या m शब्द करता है n मिनट में, ये यशवंत का हो गया। फिर क्या है पवन का, पवन क्या q मिनट में p शब्द करता है, यानी कि p बटा q मिनट हो गया। अब पूछा क्या दोनों के टाइपिंग के दर का अनुपात क्या होगा, तो ये जो पहला है ये वाला, इसमें बटन में ये कर देंगे तो अनुपात हो जाएगा। तो जैसे बटन में करेंगे तो क्या होगा, उलट जाएगा, यानी कि उलट के या गुना में हो जाएगा, q बटा p हो जाएगा, ठीक है। तो यानी क्या हुआ, एम क्यू बटा एन पी, एम क्यू बटा एन पी कहाँ पर है, एम क्यू और एन पी है ना, एम क्यू एन पी। यहाँ पर देखिए ऑप्शन सी में दिख रहा है, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया, एम क्यू और एन पी मतलब पी एन यहाँ पर दिया हुआ है ना, तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी रक्त नलियां हृदय, केवल हृदय के मांसपेशी को ही रक्त पहुंचाती है। तो कौन सी रक्त नलियां हैं जो केवल हृदय के मांसपेशी को ही रक्त पहुंचाती है, तो ये कौन सा है, तो ये कोरोनरी वाहिनी, क्या कोरोनरी वाहिनी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट चीजें ध्यान रखना है, क्या अगर आपसे पूछा जाता है कि हृदय से शरीर की ओर रक्त कौन ले जाता है, तो धमनियां, ठीक है। समझिए फिर से, यहाँ पर क्या कन्फ्यूजन वाला चीजें याद रखना है, हृदय से धमनी की ओर जाए, हृदय से मतलब क्या है कि शरीर की ओर जाएगा। देखिए दो चीजें होता है, एक क्या होता है हृदय से शरीर की ओर जाता है, और फिर दूसरा क्या होता है शरीर से हृदय की ओर जाता है, शरीर से हृदय की ओर जाता है, ठीक है। तो देखिए हृदय से शरीर की ओर ले जाएगा जो, तो वो क्यों क्या बोलते हैं उसको, धमनियां बोलते हैं। और शरीर से जो हृदय की ओर जाएगा है ना, शरीर के अन्य अंगों से मतलब हृदय की ओर जो जाता है वो क्या कहलाता है, वो कौन ले जाता है, शिराएं ले जाता है ना। तो हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाला वो धमनियां, और शरीर से हृदय की ओर ले जाएगा रक्त, तो वो कहलाता है, वो क्या कौन ले जाता है, शिराएं ले जाता है, ठीक है। आपको कंफ्यूजन हो याद रहे कैसे, देखिए शरीर से शिराएं, शरीर जैसे शरीर आया तो आंसर क्या लगाना है, शिराएं। शरीर से जो ले जाएगा, शरीर से जो हृदय की ओर ले जाएगा वो शिराएं, और हृदय से जो लगा शरीर की ओर वो क्या होता है, धमनियां होती है, ठीक है। धमनियां क्या करता है, हृदय से ऑक्सीजन युक्त रक्त शरीर के अन्य अंगों तक पहुंचाता है ना, सभी अंगों तक पहुंचाता है। धमनियां जो होती है वो क्या करता है, हृदय से, धमनियां हृदय से ऑक्सीजन युक्त, क्योंकि देखिए पूरे बॉडी में अगर फैलाना है तो ऑक्सीजन युक्त रहेगा ना, ऑक्सीजन युक्त जो है रक्त को पहुंचाता है, कौन, तो धमनियां है ना। और शिराएं जो होती है शरीर से ऑक्सीजन रहित रक्त को वापस हृदय में लाती है, ठीक है। समझ गए, फिर समझिए, धमनियां जो है हृदय से ऑक्सीजन युक्त रक्त शरीर के अंगों तक ले जाती है, और शिराएं क्या करता है, शरीर से ऑक्सीजन रहित रक्त को वापस हृदय तक लाती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र की संज्ञा दी है। क्या होगा इसका आंसर, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र की संज्ञा दी है, तो ये दिया है आपका एन ए पालकी वाला, किसने, एन ए पालकी वाला, यहाँ पर करेक्ट आंसर है एन ए पालकी वाला, ठीक है। एन ए पालकी वाला यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया, कि प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा था, ऑप्शन यहाँ पर भी करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। अच्छा संविधान के अगर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें याद रखें, तो अगर पूछा जाए आपसे संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर कब हुआ था, 1946 में हुआ था पहली बैठक, ठीक है। और 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई थी। संविधान सभा का विचार सबसे पहले किसने दिया था, तो विचार किसने दिया था, एम एन रॉय ने दिया था, ठीक है। एम एन रॉय ने दिया था विचार, ठीक है। और संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन था, तो बी एन राव था, ठीक है। दोनों जैसे एक जैसा नाम है, तो याद कैसे रखना है, कंफ्यूजन ना हो। तो देखिए विचार मन में करते हैं, तो विचार किसने दिया, एम एन रॉय, मन में करते एम एन रॉय, विचार सबसे पहले एम एन रॉय, संवैधानिक सलाहकार कौन था, बी एन राव था, ठीक है। ये ध्यान रखना है। संविधान सभा का जो अस्थायी अध्यक्ष, वो अस्थायी अध्यक्ष पहले ना, पहले क्या होता है, वो अस्थायी अध्यक्ष तो कौन बने थे, डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा, और अस्थायी अध्यक्ष कौन बने थे,
तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे, ठीक है। तो ये सब आपको ध्यान में रखना है ना। संविधान सभा को जो अंगीकार कब किया गया था? 26 नवंबर 1949 को अंगीकार किया गया था, इसीलिए 26 नवंबर को क्या संविधान दिवस मनाया जाता है, और 26 नवंबर को ही राष्ट्रीय दुग्ध दिवस भी मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि तप्त पानी भूतापीय ऊर्जा क्षेत्र किस राज्य में अवस्थित है? तप्त पानी भूतापीय ये जो ऊर्जा क्षेत्र है ये किस राज्य में स्थित है? तो देखिए इसका आंसर क्या होगा मालूम? उड़ीसा होगा इसका आंसर, है ना। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर है। देखिए यहाँ पर कंफ्यूजन होता है, एक है तप्त पानी, एक है क्या मालूम, एक है ताता पानी। क्या है? ताता पानी, है, दोनों एक जैसा नाम है तो कंफ्यूजन होता है, ताता पानी, ठीक है। तो तप्त पानी अगर पूछेगा भूतापीय ऊर्जा क्षेत्र जो है ये कहाँ पर है, तो उड़ीसा आंसर लगाना है, ठीक है। और ताता पानी पूछेगा तो ताता पानी है छत्तीसगढ़ में, ठीक है, ध्यान रखना। ताता पानी रहेगा तब यहाँ पर आंसर क्या होगा? छत्तीसगढ़ होगा, ठीक है। लेकिन तप्त पानी कहाँ है? उड़ीसा में, याद रखना है, ठीक है। और जो ताता पानी है ये छत्तीसगढ़ के बलरामपुर डिस्ट्रिक्ट में है, और तप्त पानी जो है ये उड़ीसा में है, ठीक है। तो इस तरह से आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होना। तो यहाँ पर आंसर क्या हुआ? ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया, तप्त पानी हो गया उड़ीसा में। अब उड़ीसा से कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ पर रिविजन करते हैं। जैसे कि उड़ीसा से अगर पूछा जाता है आपसे क्या कि कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ पर है, तो उड़ीसा में है। लिंगराज मंदिर कहाँ है? उड़ीसा में है। जगन्नाथ मंदिर कहाँ है? तो पुरी का जगन्नाथ मंदिर वो भी आपको मिलेगा कहाँ? उड़ीसा में। कोणार्क का सूर्य मंदिर का निर्माण नरसिंह देव प्रथम ने करवाया था, और कब? ये 13वीं शताब्दी में बना था ना, 1250 में 13वीं शताब्दी में कोणार्क का सूर्य मंदिर का निर्माण हुआ था। अगर पूछे आपसे क्या भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, तो उड़ीसा में है। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा में है। राउरकेला स्टील प्लांट कहाँ है? उड़ीसा में है। अच्छा, करंट अफेयर में याद रखना है आपको क्या, प्रवासी भारतीय सम्मेलन जो 2025 में हुआ है ये कहाँ पर हुआ था? उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में हुआ था, है ना, जो 8 से 10 जनवरी तक 2025 में हुआ था। और इसके मुख्य अतिथि कौन थे? प्रवासी भारतीय सम्मेलन 2025 का मुख्य अतिथि थे टोबैको और त्रिनिदाद के राष्ट्रपति थे कार्ला कंगालू। कौन थे? कार्ला कंगालू। और प्रवासी भारतीय सम्मेलन ये सब जो बता रहे हैं नेक्स्ट अफेयर कतई जहर प्रश्न है ना, करंट अफेयर में गारंटी के साथ पूछा जाएगा, ध्यान रखना है ना। तो प्रवासी भारतीय सम्मेलन जो है ये 2025 में हुआ था। इसका थीम क्या है? विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान, विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान, ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर है आपका 6 में। अच्छा, यहाँ पर एक चीज और याद रखना है आपको, छत्तीसगढ़ से क्या याद रखना है? जो 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है वो किसे मिला है? विनोद कुमार शुक्ला को मिला है। और ये किस राज्य से है? तो वो छत्तीसगढ़ से है, विनोद कुमार शुक्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कार्य लॉर्ड कॉर्नवालिस से संबंधित है? तो कॉर्नवालिस से संबंधित कौन सा है? तो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का पुनर्गठन, है ना। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का पुनर्गठन किसने किया था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस, है ना। आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर है। अब क्या है? बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का पुनर्गठन। लेकिन इससे ज्यादा महत्वपूर्ण अभी कॉर्नवालिस से प्रश्न है जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। क्या क्या मालूम? अस्थाई बंदोबस्त किसने लागू किया था? तो अस्थाई बंदोबस्त जो है ये लॉर्ड कॉर्नवालिस ने ही लागू किया था। मतलब अस्थाई बंदोबस्त का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस को, जिन्होंने कब? 1793 ईस्वी में ये बंगाल, बिहार और उड़ीसा में ये लागू किया था अस्थाई बंदोबस्त। भारत में पुलिस सेवा का जनक किसे कहा जाता है? तो कॉर्नवालिस को ही कहा जाता है। भारत में सिविल सेवा का जनक किसे कहा जाता है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को ही कहा जाता है, ठीक है। ये सब याद रखना है आपको। अच्छा, सहायक संधि का जनक किसे कहा जाता है? तो लॉर्ड वेलेस्ली को कहा जाता है। महालवाड़ी व्यवस्था का जनक किसे कहा जाता है? तो हॉल्ट मैकेंजी, है ना। महालवाड़ी व्यवस्था का जनक हॉल्ट मैकेंजी है। और एक है और कौन सा मालूम? रैयतवाड़ी व्यवस्था। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था का जनक है कौन? थॉमस मुनरो है। कौन है? थॉमस मुनरो है, ठीक है, थॉमस मुनरो। अच्छा, एक और है मालूम कौन सा? तो वो है स्थानीय स्वशासन। जैसे कि है ना, ये अस्थाई बंदोबस्त है और एक है स्थानीय स्वशासन। स्थानीय स्वशासन का जनक कौन है? तो लॉर्ड रिपन है। अच्छा, अस्थाई बंदोबस्त और स्थानीय स्वशासन, इसमें क्या कभी कभी कंफ्यूजन हो जाएगा आपको, तो कंफ्यूजन ना हो तो कैसे याद रखना है? देखिए, अस्थाई बंदोबस्त 42 कॉर्नवालिस हो गया, और स्थानीय स्वशासन क्या हो जाएगा? तो लॉर्ड रिपन हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है? अल्पकालिक सरकारी प्रतिभूति पत्र को क्या कहा जाता है? अल्पकालिक सरकारी प्रतिभूति पत्र को क्या कहा जाता है? तो ट्रेजरी बिल कहा जाता है। क्या? ट्रेजरी बिल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्या? हाल में भारत पहले जनरेशन बीटा का जन्म किस राज्य में हुआ है? हाल ही में भारत का पहला जो जनरेशन बीटा का जन्म किस राज्य में हुआ है? तो ये हुआ है कहाँ? मिजोरम में हुआ है ना। कहाँ हुआ? तो मिजोरम करेक्ट आंसर है, ठीक है। जनरेशन बीटा ये कब से कब तक का माना जाता है मालूम? 2025 से 2039 तक के जो भी बच्चे जन्म लेंगे वो जनरेशन बीटा में आएगा, है ना, 21वीं सदी में। और
जनरेशन बीटा में आएगा 2025 से 39 तक, ठीक है। अच्छा, मिजोरम से करंट अफेयर महत्वपूर्ण याद रखना, क्या भूलना नहीं है, कौन सा है, तो जो उल्लास कार्यक्रम के तहत पहला जो पूर्ण साक्षर राज्य है ना, 100% साक्षरता वाला राज्य कौन सा है, तो मिजोरम है। दूसरा कौन है, गोवा है। तीसरा कौन है, त्रिपुरा है, ठीक है। फिर उसके बाद कौन है, हिमाचल प्रदेश। उसके बाद कौन है, लद्दाख है। तो इसको भूलना नहीं, मिजोरम वाला, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हॉपमैन कप का संबंध किस खेल से है, तो हॉपमैन कप का संबंध ये है टेनिस से, है ना, टेनिस से संबंधित है, ठीक है। याद रखना है कौन सा, टेनिस है। जैसे ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता होता है वो किस खेल से संबंधित है, ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता जो होता है, ऑस्ट्रेलिया ओपन, फ्रेंच ओपन, विमिल्टन ओपन, यूएस ओपन, ये सब भी टेनिस से संबंधित है ना, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर आपका 10, भवन ने साधारण ब्याज पर दो समान राशियों का निवेश किया। उसने एक राशि को 15% वार्षिक दर पर, दूसरी को 20% वार्षिक दर पर निवेश की थी। वर्ष के अंत में कुल अर्जित ब्याज 1400 रुपया मिला। तो निवेश की गई कुल राशि कितनी थी, तो कुल राशि कितना था, और ये पूछा क्या, वर्ष के अंत में, नहीं, एक ही वर्ष का बात है। तो मान लेते हैं क्या कि उसका राशि जो है एक्स था, तो जो एक्स का 15% और फिर प्लस में एक्स का 20%, दोनों का ब्याज क्या आएगा, 1400 आएगा। तो एक्स का 15% यानी कि 15x, और ये 20x कितना होगा, 35x, है ना, 35% x बराबर क्या है, 1400, ठीक है। x का मान निकालिए, आंसर आ गया, ठीक है। तो x का मान निकाल देते, कैसे निकलेगा, तो ये परसेंट है, तो डबल शून्य नीचे आएगा, इसको डबल शून्य को यहाँ पर 100 से गुना कर दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर ये 35 को भी इधर ले आइए, अब काटिए, 7 से कट जाएगा, ये 7 × 35, और ये 5 से काट दीजिए, इसको काट दीजिए 7 से, है ना, 7 × 5 = 35, ये 7 दूनी 14 कट गया, यानी कि 200 बार में। अब फिर 5 से इसको काटिए, 20 × 5 = 100, ठीक है। अब ये कितना बचा, 200 × 20, यानी कि 2 दूनी 4 और 3 शून्य, 2 दूनी 4 और 3 शून्य कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। आंसर क्या हुआ, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। उम्मीद करते समझ लिए होंगे ना, क्योंकि आप लोग ग्रेजुएशन किए हुए हैं तो समझ ही गए होंगे ना। थोड़ा सा शॉर्टकट बना देते हैं, जो नहीं समझ में आएगा कमेंट करिएगा, तो थोड़ा सा और इजी तरीके से अब नेक्स्ट बार में बताएंगे, ठीक है। क्या भूरिया समिति का गठन हुआ था, भूरिया समिति का गठन ये हुआ था, तो ये अनुसूचित क्षेत्र के अध्ययन के लिए, भूरिया समिति का गठन अनुसूचित क्षेत्र के गठन के लिए हुआ था। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। भूरिया समिति का गठन हुआ था कब, तो ये हुआ था 1994 में, है ना, 1994, वही है 1994, जब है ना सुष्मिता सेन पहली बार मिस यूनिवर्स बनी थी भारत की, और मिस वर्ल्ड का खिताब ऐश्वर्या राय को मिला था 1994 में, ठीक है। और ये हालांकि लागू कब हुआ था, ये भूरिया समिति, ये लागू हुआ था 1996 में। क्वेश्चन नंबर आपका है 12, 12 जनवरी 2025 में कहां पर जेड मोड़ सुरंग का उद्घाटन किया गया है। यहाँ कुछ इंपोर्टेंट प्रश्न बताएंगे जो कि पूछा जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है। जनवरी 2025 में जेड मोड़ सुरंग का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने कहा किया, जम्मू कश्मीर में किया। करेक्ट आंसर क्या हुआ, जम्मू कश्मीर, ठीक है। जेड मोड़ सुरंग को ही क्या बोलते हैं, सोनमर्ग सुरंग बोला जाता है, ठीक है। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सोनमर्ग सुरंग कहाँ है, तो वो भी आंसर क्या होगा, जम्मू कश्मीर हो जाएगा। फिर क्या पूछेगा आपसे, अंजी खाद ब्रिज, ये कहाँ पर है, इसका उद्घाटन हाल ही में किया गया। अंजी खाद ब्रिज कहाँ, जून 2025 में किया गया, ठीक है, ध्यान रखना है, जून 2025 में अंजी खाद ब्रिज। और एक कौन सा, चेनाव ब्रिज, है ना, चेनाव आर्च ब्रिज, जो कि दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज है, चेनाव आर्च ब्रिज, ये भी उद्घाटन जून 2025 में ही किया गया था नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। तो ये दोनों, ये सब कहाँ है, तो जम्मू कश्मीर में है। जेड मोड़ सुरंग, सोनमर्ग सुरंग, अंजी खाद ब्रिज और चेनाव ब्रिज, ये सब कहाँ मिलेगा आपको, जम्मू कश्मीर मिलेगा, ठीक है। ये याद रखना है जम्मू कश्मीर से। और क्या जम्मू कश्मीर से याद रखना है आपको, जम्मू कश्मीर राज्य का गठन कब हुआ था, मतलब कि केंद्र शासित प्रदेश के रूप में जम्मू कश्मीर और लद्दाख, ये दोनों का गठन कब हुआ था, 31 अक्टूबर 2019 को गठन हुआ था। राज तरंगिणी पुस्तक का संबंध किससे है, तो कश्मीर के इतिहास से है। राज तरंगिणी का लेखक कौन है, कल्हण है। नेक्स्ट क्या, IR-20 किस फसल की किस्म है, IR-20 ये किसका, चावल का, है ना, चावल की ये किस्म है IR-20। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करना है और कौन सा कथन सत्य है। तो देखते हैं पहला कथन क्या है इसमें, कि सतपथ ब्राह्मण स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया, ये बात सही है। फिर क्या, जाबालो उपनिषद में 4 आश्रम का उल्लेख मिलता है, ये भी सही है। और फिर क्या हुआ, 1 और 2 सही हो गया। मनुस्मृति गुप्त काल का मानक ग्रंथ है, ये गलत है। मनुस्मृति गुप्त काल का मानक ग्रंथ नहीं है, बल्कि ये शुंग वंश का मानक ग्रंथ है, ठीक है। यानी कि 1 और 2 सही है, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर है। मनुस्मृति का संबंध किससे मालूम, तो ये कानूनों का संग्रह है ना, विधि ये ग्रंथ है, ठीक है। पहला विधि ग्रंथ पूछे, यही मनुस्मृति है। मनुस्मृति के रचना किसने किया था, तो महर्षि मनु ने किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जीका वायरस
मनुष्य के किस भाग को प्रभावित करता है? तो जीका वायरस ये प्रभावित करता है तंत्रिका तंत्र को, ना तंत्रिका तंत्र को जीका वायरस प्रभावित करता है। और तंत्रिका तंत्र की इकाई क्या होता है? न्यूरॉन होता है। क्या होता है? न्यूरॉन, है ना। तंत्रिका तंत्र की इकाई न्यूरॉन, और किडनी की इकाई क्या होता है? नेफ्रॉन होता है, ठीक है। अब न्यूरॉन और नेफ्रॉन एक जैसा है, इसलिए आपको हम साथ में बताते हैं, ठीक है। न्यूरॉन का क्या है? तंत्रिका तंत्र का है, किडनी का इकाई है नेफ्रॉन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 1 जनवरी 2025 को वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना शुरू की गई है, इसका संबंध किस क्षेत्र से है? तो इसका संबंध हो जाएगा किससे? छात्र व शिक्षक से, है ना। आंसर क्या हुआ? ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर है। वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन वो किससे? छात्र व शिक्षक से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाइपोक्सिया उस स्थिति को कहते हैं जब, तो हाइपोक्सिया किसे कहते हैं? जब रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आ जाती है, तो ये हाइपोक्सिया कहलाता है। रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आ जाती है तो हाइपोक्सिया कहलाया। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्या है? पोनंग नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो पोनंग नृत्य हो जाएगा ये अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। पोनंग नृत्य हो गया अरुणाचल प्रदेश। इसी तरह आपको कंफ्यूजन ना करे तो क्या आता है? पोंगल, है ना। पोंगल त्यौहार ये कहाँ पर मनाया जाता है? तो पोंगल त्यौहार जो है ये तमिलनाडु में मनाया जाता है। अरुणाचल प्रदेश आए तो क्या क्या रिवीजन कर लेना? सेला सुरंग पूछे कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में। दिबांग घाटी कहाँ है? दिबांग मठ पूछे तो ये कहाँ मिलेगा? अरुणाचल प्रदेश में दिबांग मठ है, ठीक है। और यांगयाप दर्रा और दीफू दर्रा ये सब कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार सरकार ने खेल विश्वविद्यालय राजगीर का पहला कुलपति किन्हें नियुक्त किया है? तो राजगीर में जो खेल विश्वविद्यालय पहला बना है उसे इसका कुलपति किसे नियुक्त किया है? शिशिर सिन्हा को नियुक्त किया है ना। तो राजगीर का पहला जो कुलपति है खेल विश्वविद्यालय का, तो पहला कुलपति शिशिर सिन्हा है। अब इसी जगह एक और नाम है मालूम, वो क्या है मालूम? उसको भी याद रखना है आपको। शिरीष, क्या है? शिरीष, है ना। ये कौन है मालूम? शिरीष चंद्र मुर्मू। ये कौन है? तो आरबीआई का नया अभी डिप्टी गवर्नर बने हैं शिरीष चंद्र मुर्मू, आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एड्स देने वाले वायरस की पहचान किस वर्ष हुई थी? तो एड्स देने वाले वायरस की पहचान ये कब हुआ था? 1983 में हुआ था। याद कैसे रखना है? देखिए एड्स देने वाला वायरस जो है ये 1983 में हुआ था। तो 1983 में और क्या हुआ था? तो भारत पहला बार क्रिकेट विश्व कप कब जीता था? तो 1983 में जो हुआ था कपिल देव की कप्तानी में, ना। 1983 में क्या दो चीजें हो गया? एड्स देने वाला पहले वायरस की पहचान हुई 1983 में, जब भारत पहला क्रिकेट विश्व कप जीता था, ठीक है। तो 1983 से याद रखना है। एड्स में क्या किया था? पूछा जाता है क्या? एलिसा टेस्ट, है ना। किस में किया जाता है? एलिसा टेस्ट आपको किसमें? तो एड्स की जांच करने के लिए किया जाता है। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को मनाया जाता है। बौद्ध संघ में प्रथम विभाजन हुआ था तो कब हुआ था? तो बौद्ध संघ में पहला विभाजन की बात करेंगे तो ये हुआ था कब मालूम? दूसरी बौद्ध संहिता में हुआ था, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पर बी करेक्ट आंसर हो गया। द्वितीय बौद्ध संहिता में बौद्ध संघ में पहला विभाजन हुआ था। इसको थोड़ा सा समझना है कैसे मालूम? देखिए अगर ये तो पूछ दिया क्या सिंपल कि बौद्ध संघ में प्रथम विभाजन कब हुआ? तो द्वितीय बौद्ध संहिता हुआ। लेकिन अगर पूछा जाता है कि किस बौद्ध संहिता में बौद्ध धर्म हीनयान और महायान दो प्रमुख भागों में विभाजित हो गया, तब आंसर क्या होगा? चौथी बौद्ध संहिता होगा, ठीक है। ये चीज दोनों ध्यान रखना है। तो समझिए इसको क्या, पहला विभाजन जो है द्वितीय बौद्ध संहिता में हुआ था। इसमें महासंघिक और अस्थिरवाद, है ना, महासंघिक और अस्थिरवाद के बीच मतभेद हुआ, जिससे बाद में थेरवाद और महायान जैसे संप्रदाय का विकास हुआ था। लेकिन अगर पूछे कि किस बौद्ध संहिता में बौद्ध धर्म हीनयान और महायान दो प्रमुख भागों में विभाजित हुआ, तो ये चौथी बौद्ध संहिता में हुआ था, ठीक है। बौद्ध संहिता कहाँ कहाँ हुआ था और किसके शासनकाल में हुआ था, ये पूछा जाता है, ध्यान रखना है। तो सभी बौद्ध संहिता के बारे में यहाँ पर समझते हैं। पहली बौद्ध संहिता कहाँ? राजगीर में। दूसरी बौद्ध संहिता कहाँ? वैशाली में। तीसरी पाटलिपुत्रा और चौथी कश्मीर के कुंडलवन में हुआ था। पहली बौद्ध संहिता किसके शासनकाल में? अजातशत्रु। दूसरा काला अशोक। तीसरा अशोक के समय। और चौथा जो है कनिष्क के समय हुआ था, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जल में अस्थायी कठोरता किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो जल में अस्थायी कठोरता ये मैग्नीशियम और कैल्शियम के सल्फेट के कारण होता है। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। जल में अस्थायी कठोरता किसकी उपस्थिति के कारण? तो मैग्नीशियम और कैल्शियम सल्फेट के उपस्थिति के कारण जल में अस्थायी कठोरता होता है, ठीक है। यहीं पर पूछा जाता है क्या, अस्थायी कठोरता को दूर कैसे किया जा सकता है? तो सोडियम कार्बोनेट को मिलाकर, यानी कि धोवन सोडा जो होता है, धोवन सोडा सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या आता है? Na2CO3 और 10H2O, है ना, इसको मिलाकर अस्थायी कठोरता को दूर किया जा सकता है, ठीक है। ये क्या है? सोडियम कार्बोनेट, जिसे धोवन सोडा भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 23। ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। देखिए क्वेश्चन कहीं कहीं आपको धुंधला मिल सकता है, क्योंकि ये ऑफलाइन होता है और ऑफलाइन टेस्ट जो देने जाते हैं उन्हें मिलता है।
तो जैसा फोटो आता है, जैसा PDF आता है वो हम आपको बताते हैं। ऑनलाइन है नहीं कि जो PDF हम डाउनलोड कर लें, ठीक है, और इसलिए थोड़ा सा धुंधला आता है, उसको आप मैनेज करिएगा, ठीक है। तो ब्रह्मपुत्र नदी जो है भारत में प्रवेश करती है। तो अच्छा, अगर किसी के पास PDF अगर क्लियर होगा तो आप टेलीग्राम पे, या तो मेरा नंबर है, मेरा नंबर भी आपको मालूम होगा है 798 764 और 3387, है ना, इस पर आप भेज सकते हैं PDF, जो जिनके पास भी क्लियर PDF अगर पहले से प्राप्त हो, ठीक है। तो जो भी टेस्ट ऑफलाइन लगाते होंगे तो यहाँ पर भेज सकते हैं, है ना। इस नंबर पर व्हाट्सअप नंबर है, या तो टेलीग्राम पे मैसेज करके या तो व्हाट्सअप पर हमको भेज सकते हैं, ठीक है। क्योंकि मैं रहता हूँ, आपको मालूम है, मैं बाहर में MP में जॉब करता हूँ, इसलिए क्या है, मुझे ये किसी स्टूडेंट के द्वारा ही आता है, या तो किसी तरह से मंगवाते हैं तो आपको मिलता है, ठीक है। इसलिए जिसके पास क्लियर हो तो आप सेंड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, यहाँ पर बात कर रहे थे क्या, ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। तो ये कहाँ से प्रवेश करती है, तो यांगयाप दर्रा से। आंसर क्या हुआ, यांगयाप दर्रा करेक्ट आंसर है, ठीक है। अच्छा, यांगयाप दर्रा है कहाँ, तो ये मिलेगा कहाँ, अरुणाचल प्रदेश में। और दिफू दर्रा कहाँ है, ये भी अरुणाचल प्रदेश में। बोमडिला दर्रा कहाँ है, बोमडिला दर्रा, तो ये भी है अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। अब रही बात क्या, यहाँ पर बात करें क्या, एक तो ये चीज़ हो गया यार, महत्वपूर्ण चीज़ है क्या, ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है यांगयाप दर्रा से। अब ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में क्या कहा जाता है, ये क्वेश्चन कई बार एग्जामों में रिपीट हुआ है। ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में क्या कहा जाता है, तो जमुना कहा जाता है, ठीक है, याद रखना है, जमुना कहा जाता है। गंगा नदी को बांग्लादेश में क्या कहा जाता है, तो पद्मा कहा जाता है, क्या, पद्मा कहा जाता है। नेक्स्ट है, घरेलू गैस सिलेंडर में LPG में संग्रहित की जाती है। तो घरेलू गैस सिलेंडर में LPG कैसा रहता है, तो सिंपल है ना, आप तो गैस हिलाकर देखिएगा सिलेंडर, तो कैसी अवस्था मिलेगा, वो तरल अवस्था में है ना, कैसा है, तरल अवस्था, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया। अच्छा, घरेलू जो गैस सिलेंडर है LPG में, इसका मुख्य घटक क्या होता है, कौन कौन सा गैस होता है, तो इसमें होता है ब्यूटेन और प्रोपेन होता है। कैसे याद करना है हमेशा के लिए, तो जब सिलेंडर उठाते हैं घर पे तो क्या होता है, BP बढ़ जाता है ना, जैसे उठाते हैं हम लोग BP बढ़ जाता है, ऐसे याद कर लेना है। तो क्या होता है, BP यानी ब्यूटेन और प्रोपेन होता है, ठीक। नेक्स्ट क्या है, अच्छा, इसका फुल फॉर्म भी याद रख लेना आपको, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है, लिक्विड नहीं बल्कि लिक्विफाइड होता है, ठीक है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्या है, नागपुर शक्ति परियोजना किस नदी पर है, नागपुर शक्ति गृह परियोजना, ये किस नदी पर है, तो ये है कोराडी नदी पर है, कहाँ, कोराडी नदी, यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्या है, 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार 2024 में हिंदी भाषा के लिए किन्हें सम्मानित किया गया, तो 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला है, तो अपने विनोद कुमार शुक्ला को मिला है। ये कहाँ के हैं, तो छत्तीसगढ़ के हैं, ध्यान रखना है, ठीक है। राम भद्राचार्य और गुलजार साहब को कौन सा मिला था, 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार पूछेगा, तो राम भद्राचार्य, जगत गुरु राम भद्राचार्य और गुलजार साहब को मिला था, ठीक है। तो अभी लाटेस्ट वाला याद रखना है, 59वां जो है विनोद कुमार शुक्ला को, और ये कहाँ से, छत्तीसगढ़ से है। नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असत्य है, तो असत्य विकल्प पहचानना है ना, जीव है और उसका वैज्ञानिक नाम है, तो अजगर का वैज्ञानिक नाम पाइथन है, ये बात सही है। फिर करैत का वैज्ञानिक नाम जो है हेमीडैक्टिलस है, ये गलत है ना, क्योंकि हेमीडैक्टिलस जो है ये किसका, छिपकली का वैज्ञानिक नाम है, ठीक है। और करैत का जो वैज्ञानिक नाम है वो क्या है, तो वह है बुंगारस कैरूलियस, बुंगारस कैरूलियस जो है ये करैत का वैज्ञानिक नाम है, ठीक है। यही वाला गलत है, यही वाला आंसर हो गया, ठीक है। बाकी मोर का वैज्ञानिक नाम पाबो क्रिस्टेसस है, ये सही है। कीवी का है एप्टेरिक्स है, एप्टेरिक्स, ये वाला सही है। कीवी का वैज्ञानिक नाम क्या हो गया, एप्टेरिक्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि उच्चतम न्यायालय है ना, सुप्रीम कोर्ट अपने किस एक वाद में निष्क्रिय इच्छा मृत्यु को स्वीकार किया है, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, क्वालिटी बढ़ा लेंगे, और हम पढ़ के बता भी रहे हैं तो आसानी से समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। उच्चतम न्यायालय अपने किस एक वाद में निष्क्रिय इच्छा मृत्यु को स्वीकार किया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अरुणा रामचंद्र शानबाग बनाम भारत संघ 2011, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया, है ना। सुप्रीम कोर्ट अपने किस एक वाद में निष्क्रिय इच्छा मृत्यु को स्वीकारा, तो अरुणा रामचंद्र शानबाग बनाम भारत संघ 2011 बाद में स्वीकार किया था, ठीक है। अब इसको क्या 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 यहाँ पर चीज आया, उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट से क्या याद रखना है आपको, दो चीज याद रखना है, क्या क्या मालूम, सुप्रीम कोर्ट का 52वां मुख्य न्यायाधीश कौन था और 53वां मुख्य न्यायाधीश कौन है, दोनों प्रश्न पूछा जाएगा, ध्यान रखना है। तो 52वां मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो BR गवई, कौन थे, BR गवई। ऐसे प्रश्न हम बताते हैं जो कि अक्सर एग्जाम में पूछे जाने की पूरी संभावना रहेगी, और वो पूछा जाता है। 53वां जो है ये अभी कौन है, सूर्यकांत है ना, 53वां मुख्य न्यायाधीश पूछे तो सूर्यकांत यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अच्छा, यहाँ पर आया था एक क्या ईस्वी आया था, अरुणा बादवाला 2011 में क्या हुआ था, तो भारत दूसरी बार क्रिकेट विश्व कप जीता था, ठीक। पहली बार कब जीता था, 1983 में, दूसरी बार 2011 में। नेक्स्ट क्या, एक रेडियोधर्मी पदार्थ का अर्ध आयु 10 दिन है, इसका अर्ध आयु कितना, 10 दिन है। इसका अभिप्राय यह है
कि ऑप्शन के अनुसार से आंसर लगाना है इसका, ठीक है। तो इसका है क्या मालूम, देखिए क्या कह रहा है, एक रेडियोधर्मी पदार्थ का अर्ध आयु 10 दिन है। इसका मतलब क्या हुआ, जो भी है पदार्थ है ना, ठीक है, उसका क्या होता है 10 दिन में क्या होता है, उसका आयु आधा हो जाता है, उसका आयु आधा हो जाता है, ठीक है। तो 10 दिन में देखिए क्या हुआ, आधा हो गया, फिर 10 दिन में क्या होगा, फिर आधा हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया कितना, तो हो गया 1/4 हो गया, ठीक है, 1/4 ये हो गया, है ना। तो ऑप्शन में दिया क्या हुआ मालूम, कि विघटन, देखिए यहाँ लिखा ना कि विघटन कितना हुआ, तो विघटन कितना हुआ, इतना हो के यानी कि इतना शेष बचा, है ना। मतलब क्या हुआ कि आयु 10 दिन में इतना हुआ आधा, फिर 10 दिन में इतना आधा बच के मतलब शेष बचा कितना, इतना बचा, ठीक है। तो विघटन कितना हुआ, तो एक में से ये वाला घटा दीजिए, तो 4 में से एक गया, तो क्या हुआ 3/4, यानी विघटन कितना हुआ 20 दिन में। तो यहाँ पर देखिए 20 दिन का दिया हुआ था, तो 20 दिन का निकाले हम, तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर है, कि ऑप्शन क्या हो गया सी, कि पदार्थ का 3/4 भाग का विघटन 20 दिनों में हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अप्रैल 2025 में इंटरनेशनल सोलर अलायंस के पार्टनरशिप फ्रेमवर्क पर हस्ताक्षर करने वाला पहला अफ्रीकी देश कौन बना है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस के मतलब जो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन है, उसके पार्टनरशिप फ्रेमवर्क पर हस्ताक्षर करने वाला पहला अफ्रीकी देश कौन बना है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, मॉरिशस होगा ना। आंसर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो गया, मॉरिशस यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया। अच्छा, ये जो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन है, ये मालूम क्या है, भारत में पहला अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन है, मतलब कि पहला अंतर्राष्ट्रीय कोई गठबंधन है जो कि भारत में इसका मुख्यालय है ना। इसका मुख्यालय क्या है, हरियाणा के गुरुग्राम में है इसका मुख्यालय, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का। इसकी स्थापना कब हुआ था, तो 2015 में हुआ था, ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्या है, जूकू घाटी किस राज्य में है, तो जूकू घाटी कहाँ मिलेगा, ये नागालैंड में। जूकू घाटी करेक्ट आंसर क्या हुआ, नागालैंड में जूकू घाटी, ठीक है। नागालैंड से क्या याद रखना आपको, एक तो हो गया जूकू घाटी, और नागालैंड में क्या है, तो हॉर्नबिल महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, नागालैंड में। और 2011 की जनगणना के अनुसार कहाँ का जनसंख्या जो नकारात्मक रहा था, निगेटिव रहा था, तो वो भी नागालैंड का रहा था, है ना, ये ध्यान रखना है। अच्छा, कुछ घाटी है चीजें आपको ध्यान में रखना है, जैसे कुल्लू घाटी महत्वपूर्ण है। कुल्लू घाटी पूछे कहाँ, तो कुल्लू घाटी, लाहौल घाटी, स्पीति घाटी, ये हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। कुल्लू, लाहौल, स्पीति, ये हिमाचल प्रदेश में। फूलों की घाटी पूछे तो उत्तराखंड में, फूलों की घाटी उत्तराखंड में हो गया। और एक है युमथांग घाटी, युमथांग घाटी जो है ये सिक्किम में, कहाँ, कौन सा बोला, युमथांग, युमथांग घाटी कहाँ है, सिक्किम में है। अच्छा, शांति घाटी कहाँ मिलेगा, शांत घाटी केरल में। अब पंजशीर घाटी, ये कहाँ मालूम, पंजशीर घाटी ये काफी चर्चे में रहा था जब अफगानिस्तान पर हमला हुआ था, तो पंजशीर घाटी कहाँ है, अफगानिस्तान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाग्य ने उसे पुरुष नहीं बनाया, वरना उसके समस्त गुण उसके लिए लाभप्रद हो सकते थे। रजिया में से सभी गुण थे जो एक सुल्तान में होने चाहिए। यह कथन किस विद्वान की है, फिर समझिए, भाग्य ने उसे पुरुष नहीं बनाया, वरना उसके समस्त गुण उसके लिए लाभप्रद हो सकते थे। तो रजिया में ये सभी गुण था, ये जो एक सुल्तान में होने चाहिए। तो ये कथन किस विद्वान का था, तो ये था मिन्हास उस सिराज। कौन था, मिन्हास उस सिराज ने कहा था, किसने, मिन्हास उस सिराज ने कहा था। यहाँ पर आया क्या, रजिया, रजिया सुल्तान वही है जो कि भारत में पहली मुस्लिम शासिका कौन है, तो रजिया सुल्तान ही है। नेक्स्ट क्या है, एक डोमेन में परमाणुओं की संख्या होती है, तो एक डोमेन में परमाणुओं की संख्या कितना, 10 के पावर 18 से 10 के पावर 21 होता है। एक डोमेन में परमाणुओं की संख्या 10 के पावर 18 से 10 के पावर 21 होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से असत्य विकल्प को चुने, यानी असत्य यानी कि गलत, तो गलत इसमें कौन सा है, तो स्वदेश मित्रम, ये समाचार पत्र के संस्थापक कौन था, तो दादा भाई नौरोजी नहीं थे, कौन थे, GS अय्यर थे, कौन थे, GS अय्यर थे, ध्यान रखना है, ठीक है। तो यही वाला असत्य है, यानी यही आंसर हो गया, ठीक है। बाकी ट्रिब्यून जो है इसका दयाल सिंह मजीठिया था, ये सही है। हिंदू का GS अय्यर, ये GS अय्यर था ना, ये स्वदेश मित्रम का भी ये संस्थापक था GS अय्यर। और हिंदू का संस्थापक कौन था, हिंदू समाचार पत्र, GS अय्यर और वीर राघवाचारी। समाचार दर्पण का कौन था, तो विलियम कैरी था, ठीक है। ये सब आपको याद रखना है, ठीक है। बाकी दादा भाई नौरोजी से आपको मालूम है ना, राष्ट्रीय आय का अनुमान भारत में सबसे पहले किसने, दादा भाई नौरोजी ने लगाया था, प्रति व्यक्ति कितना, 20 रुपये लगाया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 35 में क्या, फर्न किस वर्ग का पौधा है, तो फर्न जो है किस वर्ग का पौधा है, तो ये है टेरिडोफाइटा, है ना, टेरिडोफाइटा वर्ग का पौधा है फर्न। अच्छा, जो उभयचर पौधे होते हैं वो किस वर्ग में पाया जाता है, तो ब्रायोफाइटा में पाया जाता है ना, उभयचर पौधे ब्रायोफाइटा में पाया जाता है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्या है, भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है, तो इसमें से कौन सा
आरबीआई का कार्य नहीं है। तो देखिए करेंसी नोट जारी करना ये आरबीआई का ही कार्य है। मुद्रा योजना बनाना ये भी आरबीआई का कार्य है। भारत के सभी बैंकों पर नियंत्रण रखना ये भी आरबीआई का कार्य है। तो बच गया कौन आंसर? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो गया कि निर्यात और कर्ताओं को ऋण देना ये आरबीआई का काम नहीं है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। आरबीआई का वर्तमान गवर्नर कौन है? संजय मल्होत्रा है। और डिप्टी गवर्नर कौन है? शिरीष चंद्र मुर्मू है। मेरुरज्जु यानी कि स्पाइनल कोड के संबंध में कौन सा विकल्प असत्य है यानी कि गलत है? तो देखिए इसमें गलत कौन सा है? देखिए यह प्रतिवर्ती क्रिया के केंद्र का कार्य करता है, ये सही है। मस्तिष्क से आने जाने वाले उद्दीपनों का संवहन करता है, ये भी सही है। प्रतिवर्ती क्रियाओं का पता सब सर्वप्रथम लेंगली ने लगाया था, ये गलत है ना? क्योंकि किसने लगाया था? तो प्रतिवर्ती क्रियाओं का पता सबसे पहले मार्शल हॉल ने लगाया था। किसने? मार्शल हॉल ने लगाया था, ध्यान रखना है। ठीक है, तो आंसर क्या हुआ? ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इसमें दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात करें। यानी कि यहाँ पर बीच में पूछ रहा है क्या होगा, है ना? तो बीच में यहाँ पर क्या होगा? देखिए इसमें क्या हुआ है, इसको क्या किया मालूम? 10 और 12 कितना हुआ? 22। अब 22 को इसमें जोड़िए, कितना हुआ? 144 में 22 जोड़ेंगे तो 166, और 100 ये कितना हुआ? 266। अब देखिए बीच में लिखा है ना, यानी कि ये चारों जो है ना, इसको जोड़ के बीच में लिख दिया, तो वही चारों जोड़ के बीच में लिख दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो 11 और 9 कितना हुआ? 20। 20 और ये 121 और 81 ये कितना है? 202 है ना? 202 है और 20 जोड़िएगा, कितना आएगा? आंसर आ गया ना, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, 222 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? ध्वनि पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है? तो ध्वनि पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है? तो चाल बढ़ जाएगी। ध्वनि पर क्या होता है? ताप बढ़ेगा तो चाल बढ़ जाएगी। ऑप्शन यहाँ पर डी करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, अच्छा ध्वनि पर है ना ताप का प्रभाव क्या पड़ा कि चाल क्या हुआ? बढ़ गया। अगर आप पूछे आपको कि प्रकाश के वेग पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है, तब क्या आंसर लगाइएगा? प्रकाश के वेग पर तापमान का क्या प्रभाव पड़ता है? तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता है ना, समान रहेगा। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना है। अच्छा ध्वनि जो है और क्या प्रकाश, ये दोनों आपको हम रिवीजन करवाते हैं साथ साथ। ध्वनि क्या होता है? ध्वनि जो है निर्वात में गमन नहीं करता है, जबकि प्रकाश क्या है? निर्वात में भी गमन करता है। ध्वनि के गमन करने के लिए क्या किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है, ठोस द्रव गैस है ना, तो उसी में गमन करता है। जबकि प्रकाश क्या है? निर्वात में भी गमन करता है। ठीक है, ध्वनि की गति सबसे अधिक किसमें होती है? ठोस में होती है, उसके बाद द्रव, उसके बाद सबसे कम गैस में होता है। जबकि प्रकाश की गति सबसे अधिक किसमें होता है? तो किसमें होता है? प्रकाश की गति सबसे अधिक निर्वात में होता है। तो निर्वात में प्रकाश की चाल किया है तो 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड है। जबकि ध्वनि का गति जो है सबसे अधिक ठोस में होता है। अच्छा एक चीज और पूछा जाता है कि कौन इसमें अनुदैर्ध्य तरंग है, कौन इसमें अनुप्रस्थ तरंग है? तो आपको याद हो गया होगा, है ना? कई बार आपको बताया ध्वनि जो है ध्वनि जैसी आएगा तो ध्वनि धैर्य, ध्वनि धैर्य यानी ध्वनि अनुदैर्ध्य तरंग है। अब प्रकाश प्रस्थ, प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है। ठीक है, प्रकाश जैसे आएगा प्रकाश प्रस्थ यानी प्रकाश क्या? अनुप्रस्थ तरंग है। ठीक है, ध्वनि में क्या होता है? ध्वनि में ध्रुवन नहीं होता है, ध्वनि में ध्रुवन नहीं होता है, जबकि प्रकाश में ध्रुवन होता है। प्रकाश को वेग को सबसे पहले किसने मापा था? रोमर ने मापा था। ठीक है, अच्छा ये जो है ना ध्वनि पर ताप का प्रभाव क्या पड़ता है, इसी टाइप का एक प्रश्न क्या मालूम? तारों का रंग ये किस पर निर्भर करता है? तो तारों का रंग उसके सतह के तापमान पर निर्भर करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 40 में क्या? भारत में सर्वाधिक ऊंचाई सिंचाई की जाती है। तो सर्वाधिक सिंचाई किया जाता है किससे? तो लघु सिंचाई योजना से किया जाता है, लघु सिंचाई योजना से किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या? असत्य विकल्प को चुने। तो इसमें असत्य विकल्प को चुनना है, तो इसमें है क्या मालूम? देखिए विमेन्स इंडिया एसोसिएशन, क्या इसका स्थापना पंडिता रमाबाई ने किया था क्या? नहीं किया था। किसने किया था? विमेन्स इंडिया एसोसिएशन की स्थापना एनी बेसेंट ने किया था 1917 में, है ना? तो 1917 में किया था। और रही बात क्या मालूम, पंडिता रमाबाई जो है, असत्य पूछा था, ये आंसर तो आ गया, लेकिन पंडिता रमाबाई के बारे में भी जानना है कि आर्य महिला समाज की स्थापना 1882 में पंडिता रमाबाई ने किया था। शारदा सदन की स्थापना 1889 में किसने? तो पंडिता रमाबाई ने ही किया था। ठीक है, तो यही वाला आंसर था। बाकी ये जो है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक जो है केबी हेड गंबार है, ये सही है। खुदाई खिदमतगार का स्थापना अब्दुल गफ्फार खान ने किया था, है ना? ये सही है। हरिजन सेवक संघ की स्थापना महात्मा गांधी ने किया था, ये भी सही है। साबुन के घोल के बुलबुले बनने का कारण क्या है? तो इसका बनने के कारण क्या? पृष्ठ तनाव है ना। बुलबुले बनने का कारण क्या है? पृष्ठ तनाव है। जैसे कि वर्षा की बूंदे गोलाकार होती है, किसके कारण? तो पृष्ठ तनाव के कारण ही होता है। नेक्स्ट क्या है? किस संविधान संशोधन में यह प्रावधान किया गया कि 10वीं अनुसूची के अंतर्गत
किसी दल के 2/3 सांसद या विधायक अपने दल से अलग होकर अन्य दल में शामिल हो जाते हैं तो दल बदल विघटन नहीं माना जाएगा तथा ऐसी स्थिति में सदस्यों की सदस्यता समाप्त नहीं होगी। तो इसका आंसर क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी है ना। 91वां संविधान संशोधन इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज समझना है, ठीक है, क्योंकि कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो कि आप पढ़ के जाते हैं फिर भी वहां पर मिस्टेक हो जाती है क्योंकि डीपली नहीं पढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या हुआ था, इससे जैसे कि एक है, इसी से रिलेटेड है आपका क्या, 52वां संविधान संशोधन। तो पहले क्या हुआ था, 52वां संविधान संशोधन हुआ था। इसमें क्या हुआ था, देखिए 52वां संविधान संशोधन 1985 में हुआ था। 10वीं अनुसूची जोड़ा गया था और दल बदल विरोधी कानून लाया गया था। इसमें क्या हुआ था, 1/3 यानी कि 1/3 सदस्यों के दल बदलने पर अयोग्य से छूट थी। क्या था, 1/3 सदस्यों पर 1/3 सदस्य अगर दल बदल लेता है तो उस पर क्या है, छूट था, है कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन फिर क्या हुआ, 51वां संविधान संशोधन आया है ना, 91 वाला संविधान संशोधन आया है ये 2003 में, है ना। इसमें क्या 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 किया गया, जो 10वीं अनुसूची में था कि 1/3 सदस्यों को छूट मिला था उसी को बदलकर क्या कर दिया गया था, 2/3 कर दिया। क्या, 2/3 कर दिया। तो यही आपसे पूछा क्या कि 10वीं अनुसूची के अंतर्गत किसी दल के 2/3 सांसद या तो विधायक अपने दल से अलग होकर अन्य दल में शामिल हो जाते हैं तो दल बदल विघटन नहीं माना जाएगा। तो 2/3 कब किया था, तो 91 संविधान संशोधन 2003 में किया था। ठीक है, समझ गए, है ना, क्लियर हो गया। तो यहाँ पर दोनों चीजें याद रखना है। पहले तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या मालूम कि दल बदल जो है संविधान संशोधन, दल बदल कानून जो है कब लाया गया था, तो 52वां संविधान संशोधन द्वारा ये लाया गया था और ये 1985 में लागू हुआ था। ठीक है, ध्यान रखना है। और ये 10वीं अनुसूची से दल बदल संबंधित है। तो और ये 1/3 हुआ था इस समय। ठीक है, 1/3 सदस्यों को नहीं माना जाता विघटन, लेकिन इसको बढ़ा दिया है। ठीक है, 2/3 तक नहीं माना जाएगा। ठीक है, क्या कर दिया, 2/3। तो 2/3 वाला पूछेगा 91 यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अब यहाँ पर एक है 86वां संविधान संशोधन। ये पूछ रहा है क्या कि इसमें हम क्या है, आप बताइए। तो 86वां में क्या है, 86वां भी बहुत महत्वपूर्ण है। 86वां संविधान संशोधन के तहत ही 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था 2002 में, है ना। 86वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ था और इसमें जो अनुच्छेद 21A जोड़ा गया था जिसमें 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया था। 61वां संविधान संशोधन क्या है, ये भी अति महत्वपूर्ण है। क्या पूछा जाता है, क्या कि मतदान करने की आयु 21 वर्ष से घटाकर जो 18 वर्ष किया गया था वो किस संविधान संशोधन के द्वारा, तो 61वां संविधान संशोधन के द्वारा ये किया गया था। 61वां संविधान संशोधन हुआ था 1988 में, लेकिन ये लागू हुआ था कब, 1989 में लागू हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्खननकर्ता कालीबंगन के उत्खनन से संबंधित नहीं है। तो कालीबंगन के उत्खनन से संबंधित कौन सा नहीं है, तो ये जेपी जोशी नहीं है। बाकी अमलानंद घोष है, बीबी लाल है और बीके थापर है, ये नहीं है, जेपी जोश नहीं है। आंसर क्या हुआ, जीपी जोश करेक्ट आंसर हो गया। अच्छा, धौलावीरा का जो खोज है, उत्खनन है, किसने किया था, तो जेपी जोशी ने किया था धौलावीरा का और सुरकोटदा का, जो कि दोनों कहाँ, गुजरात में। धौलावीरा और सुरकोटदा गुजरात में, दोनों का उत्खनन किसने किया था, जेपी जोशी ने किया था। ठीक है, कालीबंगा का नहीं किया था। कालीबंगा है कहाँ, राजस्थान में, जहाँ से चूड़ियों का प्रमाण मिला था और जूते हुए खेत का प्रमाण मिला था, कालीबंगा से, है ना। तो कहाँ है, आपका कहाँ मिला बताएं, राजस्थान, है ना। कालीबंगन कहाँ है, तो राजस्थान में। क्वेश्चन नंबर 45 में क्या है, सर्वप्रथम प्रकाश के वेग रोमर नामक वैज्ञानिक ने किस ग्रह की, क्या बोला, किस ग्रह की उपग्रह की सहायता से ज्ञात किया था। तो किस ग्रह की उपग्रह की सहायता से रोमर ने प्रकाश के वेग को सबसे पहले ज्ञात किया था। तो इसका आंसर क्या है, ये है बृहस्पति ग्रह। कौन सा है, बृहस्पति ग्रह यहाँ पर करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या चीजें हैं, ध्यान रखना। प्रकाश के वेग को सबसे पहले किसने मापा था, तो रोमर ने ही मापा था। ठीक है, ग्रह की बात करेंगे तो बृहस्पति ग्रह को पीला ग्रह कहा जाता है, लाल ग्रह किसे कहा जाता है, मंगल को। अब पृथ्वी को क्या कहा जाता है, नीला ग्रह कहा जाता है। और सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, बृहस्पति है। सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, बुध है। सबसे ज्यादा अभी उपग्रह किस ग्रह के पास है, तो वो है शनि के पास। कितना है, पहले था 100, कितना था, 146 था ना, और फिर 128 नए उपग्रह की खोज हुआ, तो ये कितना हो गया, 274 हो गया ना। तो सबसे ज़्यादा अभी शनि के पास है। ठीक है, 274 उपग्रह, और बृहस्पति के पास कितना है, 95 उपग्रह। ठीक है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 46। भारतीय संविधान के अंतर्गत अनुच्छेद 120 प्राधिकार प्रदान करता है। तो भारतीय संविधान के अंतर्गत अनुच्छेद 120 जो है प्राधिकार प्रदान करता है। तो इसका आंसर क्या होगा, ये संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा, है ना। अनुच्छेद 120 में क्या है, ये कैसा प्रावधान करता है, तो संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया ना।
है ना, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मलबरी, ट्रॉपिकल, टसर इत्यादि किस फसल की किस्में है? मलबरी, ट्रॉपिकल और टसर जो है ये किस फसल की किस्में है? तो ये है रेशम का। किसका है? रेशम यहाँ पर करेक्ट आंसर है। रेशम कीट का जो अध्ययन है क्या कहलाता है? तो रेशम कीट पालन का अध्ययन कहलाता है सेरीकल्चर कहलाता है। मधुमक्खी पालन का अध्ययन वो एपीकल्चर कहलाता है। ठीक है। ग्लोवर साल्ट का रासायनिक सूत्र क्या है? तो ग्लोवर साल्ट का रासायनिक सूत्र है Na2SO4 है ना, सोडियम सल्फेट और 10H2O। आंसर क्या हुआ? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है कि ग्लोवर साल्ट का रासायनिक सूत्र है Na2SO4 10H2O है। निम्नलिखित में से किस प्रश्न का विषय लोक महत्व का होता है तथा इस पर पूरक प्रश्न पूछा जा सकता है? तो किस प्रश्न का विषय लोक महत्व का होता है तथा इस पर पूरक प्रश्न पूछा जा सकता है? तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? तारांकित प्रश्न होता है। कौन सा होता है? तारांकित प्रश्न करेक्ट आंसर है। ब्रिक यानी कि किडनी के प्रत्येक नेफ्रॉन में स्थित प्याले यानी कप के समान संरचना को क्या कहते हैं? तो क्या कहा जाता है? बोमेंस कैप्सूल कहा जाता है। क्या? बोमेंस कैप्सूल कहा जाता है ना। ब्रिक यानी किडनी, किडनी का इकाई क्या होता है? नेफ्रॉन, और न्यूरॉन का इकाई क्या बताए थे? मतलब कि तंत्र का इकाई न्यूरॉन होता है और किडनी की इकाई क्या होता है? नेफ्रॉन होता है। इसमें क्या मिलान करना है? तो मिलान करने वाले में क्या है? मिलान करने वाले में एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना है, जब एग्जाम में आएगा तो कुछ चीज़ें जो याद है उसको मिलाइएगा। अगर उससे आंसर आ जाता है तो ज़्यादा मिलाने सब मिलाने की जरूरत है नहीं। ठीक है। तो कुछ चीज़ें याद भी करना भी चाहिए ना, एक दो को अगर याद रहेगा तभी तो मजा आएगा। तो इसमें देखिए एक चीज़ याद रखना क्या, जैसे यहाँ पर क्या शारदा मठ। ठीक है, शारदा मठ। अब देखिए यहाँ पर क्या शारदा दा आ रहा है लास्ट में ना, शारदा। अब दो से देखिए कौन शुरू हो रहा है, जैसे शारदा अंत हुआ इसका तो स्टार्टिंग इसमें दो से कौन हो रहा है? देखिए जगन्नाथपुरी, द्वारका, या तो श्रृंगेरी, या तो बद्रिका आश्रम। तो शारदा द्वारका, शारदा द्वारका याद रहेगा ना, बस इसको याद कर लेना है। शारदा द्वारका, कम से कम एक तो याद हुआ है ना, एक तो याद रखना है। एक जैसे याद रखेंगे, अगर ये पूछ दिया तो शारदा द्वारका हुआ यानी कि सी का दो। अब सी का दो कहाँ है? एक ही ऑप्शन में दिया हुआ, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, बाकी ऑप्शन में है ही नहीं सी का दो। ठीक है, तो आंसर क्या है? आ चुका है ना। इस तरह से याद रखना है आपको, तो क्या आता है एग्जाम में काफी मजा आता है, काम आता है। ठीक है, तो शारदा द्वारका में, कहा शारदा द्वारका में। देखिए ये क्या मालूम, शारदा मठ आपको कहीं और भी मिल जाएगा ना, कहीं गूगल पे सर्च कीजिएगा तो और कहीं मिलेगा, लेकिन शारदा मठ है क्या मालूम, ये है आदि शंकराचार्य। ये जो मठ है ना सब, ये आदि शंकराचार्य ने भारत के चारों दिशाओं में 4 प्रमुख मठ की स्थापना किया था। जो है ना, ज्योतिर्मठ हो गया, श्रृंगेरी हो गया, गोवर्धन मठ हो गया और शारदा मठ। तो ये जो आदि शंकराचार्य वाले जो मठ है ये शारदा द्वारका, समझ गए। अब यहाँ पर बाकी चीजें मिला लेते हैं। देखिए एक क्या है? वेदांत है, तो वेदांत क्या हो जाएगा? श्रृंगेरी में। वेदांत मठ है श्रृंगेरी में। गोवर्धन मठ कहाँ हो जाएगा? तो ये है जगन्नाथपुरी में। गोवर्धन मठ जगन्नाथपुरी में, बी का 2 हो गया। और फिर बचेगा क्या? सी का, सॉरी, फिर से स्टार्ट इसको मिलाते हैं। ठीक है, स्टार्टिंग से देखिए, वेदांत मठ का मिला लीजिए कहाँ, तो वेदांत का मठ का हो गया श्रृंगेरी। ठीक है, और गोवर्धन मठ का क्या हो जाएगा? तो ये जगन्नाथपुरी, बी का 1 हो गया। और सी का तो शारदा द्वारका हो गया, सी शारदा द्वारका, सी का 2। ठीक है, उसके बाद ज्योतिर्मठ का हो जाएगा ये आपका बद्रिका आश्रम, है ना, बद्रिका आश्रम। ठीक है, इस तरह से आंसर तो आ चुका था पहले ही, है ना, 51 का सी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। ठीक है, इस तरह से आप याद रखिएगा, तो एक कम से कम याद रख लें यहाँ पर शारदा द्वारका में। ठीक है, बाकी भी याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्या है? सीएनजी को पारिस्थितिकी मैत्रीपूर्ण क्यों कहा जाता है? सीएनजी को पारिस्थितिकी मैत्रीपूर्ण क्यों कहा जाता है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस को पारिस्थितिकी मैत्रीपूर्ण क्यों कहा जाता है? तो इसका क्या बताइएगा आंसर? ये है, इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत कम होता है। इसमें क्या होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड ये बहुत कम होता है। अच्छा, पिछले क्वेश्चन में कुछ चीज़ें और भी ध्यान रखना है, किस किस राज्य में अगर है ये भी ध्यान रख लेना आपको। जैसे कि ज्योतिर्मठ कहाँ हो जाएगा? उत्तराखंड में हो जाएगा, है ना। जैसे अगर यहाँ पर देखा जाए ज्योतिर्मठ ये कहाँ पर है? उत्तराखंड में। श्रृंगेरी कहाँ है पूछे? श्रृंगेरी जो है कर्नाटक में। गोवर्धन मठ कहाँ है? पूरी उड़ीसा में। शारदा कहाँ? द्वारका गुजरात में। ठीक है, चलिए 51 का हो गया था, 52 का हो गया था आपका सी। और चलते 53 पे कि सिंधु सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सिंधु सभ्यता के बारे में आपसे पूछा है, और लास्ट में क्या है? कौन सा विकल्प सत्य है ये पूछा है। ठीक है, तो पहला क्या है कि यहाँ पर्यावरण के अनुकूल इसका अद्भुत नगर नियोजन तथा जल निकास प्रणाली था, ये सही है। यहाँ के लोगों को युद्ध प्रिय नहीं था, ये बात भी सही है। फिर क्या? सैंधववासी पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करते थे, ये गलत है, पुनर्जन्म में विश्वास करता था। फिर क्या? यहाँ जनतंत्रात्मक शासन व्यवस्था प्रचलित था, ये भी सही है। यानी कि 1, 2 और 4 सही है। 1, 2, 4 किसमें? ऑप्शन ए में दिया हुआ है।
आंसर क्या हुआ, ए करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्या है कि रियांग जनजाति का संबंध किस राज्य से है? तो रियांग जनजाति ये है त्रिपुरा से। रियांग जनजाति किससे है? तो त्रिपुरा से। रियांग त्रिपुरा, रियांग त्रिपुरा, रियांग त्रिपुरा। और क्या है त्रिपुरा से? तो जो उल्लास कार्यक्रम के तहत जो है तीसरा पूर्ण साक्षर राज्य कौन बना है? तो तीसरा त्रिपुरा। तीसरा त्रिपुरा। पहला कौन था? मिजोरम, दूसरा गोवा, तीसरा त्रिपुरा। रियांग जनजाति त्रिपुरा, ठीक है। और त्रिपुरा ऐसे ही क्या, बांग्लादेश से और पूछेगा तीन तरफ से घिरा हुआ कौन है? तो त्रिपुरा। बांग्लादेश से तीन तरफ से त्रिपुरा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ब्रिटिश भारत और देशी रियासतों को मिलाकर एक भारतीय संघ का गठन किया जाएगा, यह किस अधिनियम की विशेषता है? ब्रिटिश भारत और देशी रियासतों को मिलाकर एक भारतीय संघ का गठन किया जाएगा, यह किस देश के क्या बोला, यह किस अधिनियम की विशेषता है? तो इसका देखते हैं ऑप्शन क्या है। तो ये इसका हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर है ना। यह भारत शासन अधिनियम 1935 की विशेषता है। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया। किस राज्य ने गांव स्तर पर पूरा अवशेष सर्वेक्षण को पूरा करने वाला पहला राज्य बना है? किस राज्य ने गांव स्तर पर पूरा अवशेष सर्वेक्षण को पूरा करने वाला पहला राज्य बना है? तो यह है कर्नाटक, है ना। कर्नाटक करेक्ट आंसर है। सर्वाधिक सोने का उत्पादन कहाँ होता है? कर्नाटक में। कैगा परमाणु संयंत्र कहाँ है? तो कर्नाटक में ही है। नेक्स्ट क्या है? कॉफी का उत्पादन सबसे ज्यादा कर्नाटक में ही होता है। असत्य विकल्प को चुने, तो असत्य इसमें बताना है। देखिए सबरीगिरी परियोजना ये कक्की नदी पर है, ये बात सही है। श्री सैलम परियोजना ये गोदावरी नदी पर है, ये गलत है, क्योंकि श्री सैलम परियोजना, नागार्जुन सागर बांध और अलमाटी परियोजना ये सब कहाँ है? कृष्णा नदी पर है ना। तो श्री सैलम परियोजना के कृष्णा नदी पर है ना, गोदावरी नदी पर नहीं है। आंसर क्या हुआ? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो गया। बाकी ये सही है कि रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना बेतवा नदी पर है, और माता टीला बांध भी कहाँ है? बेतवा नदी पर है ना, माता बेटवा। और किसाऊ परियोजना ये क्या है? टोंस नदी पर है। नेक्स्ट है मेयर्स कप का संबंध किस खेल से है? तो मेयर्स कप का संबंध है मुक्केबाजी से है। मेयर्स कप मुक्केबाजी से है। मुक्केबाजी जो खेल का मैदान उसे क्या बोलते हैं? रिंग बोला जाता है। और फिर बात क्या है? जानकी रमन समिति किस विषय से संबंधित है? जानकी रमन समिति ये किस विषय से? तो प्रतिभूति घोटाला से संबंधित है। जानकी रमन समिति प्रतिभूति घोटाला। नेक्स्ट क्या है? रक्त प्लाज्मा में पाए जाने वाले प्रोटीन एल्बुमिन तथा ग्लोब्यूमिन का निर्माण कहाँ होता है? रक्त प्लाज्मा में पाए जाने वाले प्रोटीन एल्बुमिन तथा ग्लोब्यूमिन का निर्माण कहाँ होता है? तो ये यकृत में होता है ना, यकृत। यकृत याद रखना है। यकृत क्या है? बहुत महत्वपूर्ण है। भारत मतलब क्या है, पूछा जाए क्या मानव शरीर के सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा है? तो यकृत है ना। यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि है। और मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ संग्रहित होता है? तो यकृत में होता है। भोजन का जो कार्बोहाइड्रेट जो भोजन होता है उसका जो संग्रह किस रूप में होता है? ग्लाइकोजन के रूप में। कहाँ होता है? यकृत में होता है। पित्त का स्राव कहाँ से होता है? यकृत से होता है। हालांकि पित्त जमा कहाँ होता है? तो पित्त जमा होता है पित्ताशय में, लेकिन निकलता कहाँ? यकृत से। मानव शरीर में सबसे अधिक पुनर्जनन क्षमता किस में होता है? तो यकृत में होता है। और हेपेटाइटिस रोग, जो जॉन्डिस रोग होता है, पीलिया रोग, ये सब किसको प्रभावित करता है? यकृत को करता है, ठीक है। तो ये सब ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पुलित्जर पुरस्कार 2025 में खोजी पत्रकारिता का अवार्ड किसने जीता है? तो खोजी पत्रकारिता का अवार्ड ये जीता है किसने मालूम? ये है राइटर्स स्टाफ। किसने जीता है? तो राइटर्स स्टाफ ने जीता है। आंसर क्या हुआ? ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है, ठीक है। और यहाँ पर क्या है? डेक्लोन वॉल्स एंड न्यूयॉर्क क्या है? न्यूयॉर्क टाइम्स है ना। न्यूयॉर्क टाइम्स स्टाफ जो है ये इसको किस में मिला मालूम? अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग में मिला है। डेक्लोन वॉल्स और न्यूयॉर्क टाइम्स स्टाफ को अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग के लिए पुलित्जर पुरस्कार दिया गया है, लेकिन खोजी पत्रकारिता में किसे मिला है? रॉयल राइटर्स स्टाफ को दिया गया, राइटर्स स्टाफ को, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना है। अच्छा, एक होता है पुलित्जर पुरस्कार और एक होता है प्रित्जकर, ठीक है। ये दोनों में कन्फ्यूजन हो सकता है आपको। प्रित्जकर, प्रित्जर कर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? किसको मालूम है? प्रित्जकर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? जैसे पुलित्जर पुरस्कार तो पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है, ये पुलित्जर हो गया। अब यही प्रित्जकर पूछेगा तो ने पढ़ के रहिएगा ना, तो यही आंसर लगा दीजिएगा क्या? पत्रकारिता। जब ये भी पूछेगा ना तो आंसर क्या लगा दीजिएगा? पत्रकारिता, जो कि गलत हो जाएगा। देखिए पुलित्जर है पत्रकारिता के क्षेत्र में, लेकिन ये प्रित्जकर जो है ये वास्तुकला के क्षेत्र में दिया जाता है ना, आर्किटेक्चर के क्षेत्र में दिया जाता है। तो याद ऐसे रख लेना है, जैसे प्रित्जकर वास्तुकला, प्रित्जकर यहाँ को, तो प्रित्जकर वास्तुकला के क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक वस्तु की कीमत में प्रति वर्ष 20% की वृद्धि होती है, यदि तीसरे और चौथे वर्ष के अंत में इसकी कीमतों का अंतर कितना 86.40 रुपया है,
तो दूसरे वर्ष के अंत में इसकी कीमत ज्ञात करें, दूसरे वर्ष के अंत में। तो ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, इसको बना लीजिएगा, है ना। या तो इसको देखिए क्या है कि माना दूसरे वर्ष के अंत में इसका कीमत क्या हुआ, पी हुआ, है ना। दूसरे वर्ष का पूछा था तो मानते हैं दूसरे वर्ष के अंत में पी हुआ, ठीक है। आप क्या बोला 20% बढ़ता है तो तीसरे वर्ष क्या होगा, है ना, तीसरे वर्ष, है ना। तीसरे वर्ष पहले देखेंगे क्या हुआ, तो 20% बढ़ा, तो 20% का मतलब क्या था, 0.20, है ना। 20% का मतलब यही हुआ। तो पी था, पी का माने तीसरे वर्ष में मान लिया क्या 1p, है ना। पी मतलब पी है, इसको 1 मानते हैं ना, 1, तो 0.5 बढ़ा, 0.25, 0.20, है ना। पॉइंट ये वाला 20 बढ़ा तो कितना हो जाएगा, तीसरे वर्ष में हो जाएगा 1.20 हो जाएगा, ठीक है, तीसरे वर्ष में। चौथे वर्ष क्या होगा, तो चौथे वर्ष के अंत में क्या होगा, तो ये जो है ही, है ना, 1.20 है ही, फिर इसमें 20% बढ़ेगा, तो जब इसका 20% निकालिएगा तो ये क्या आएगा, 0.24 आएगा, है ना। 101.20 का 20% करिएगा कैलकुलेट तो 0.24 आएगा। तब इसको जब जोड़िएगा तो ये क्या आएगा, 1.24 और 20 क्या हुआ 44, 1.44 आएगा, ठीक है। अब दोनों ये क्या है, तीसरा वर्ष और ये चौथा वर्ष, दोनों का अंतर क्या दिया हुआ है, दोनों का अंतर दिया हुआ है 86.40 दिया हुआ है। तो इस दोनों का अंतर निकालते हैं क्या हुआ, तो 144 में 1 20 घटाएंगे क्या होगा, 0.24 आएगा। तो यानी कि मोटा मोटी लास्ट में क्या आया कि 0.24 जो है ये अंतर दिया हुआ है, 0.24p, और बराबर में इसका कितना दिया हुआ है, 86.40 दिया हुआ है ना। तो इसमें कैलकुलेट करिए, दशमलव से ये 2 दशमलव कट गया और पी को इसको काटिएगा, 24 से इसको काटिएगा तो 360 बार में कट जाएगा। आंसर क्या है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्या है, प्रकाश विद्युत प्रभाव उत्पन्न करने में कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंगों का उपयोग किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, पराबैंगनी तरंग का प्रयोग किया जाता है। देखिए प्रकाश विद्युत प्रभाव उत्पन्न करने में कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंग, तो पराबैंगनी किरण का प्रयोग किया जाता है, यानी अल्ट्रा वायलेट किरण का प्रयोग किया जाता है। वही ये है पराबैंगनी किरणें जो कि सूर्य से निकलने वाली खतरनाक पराबैंगनी किरण है, जो कि मानव को ये त्वचा कैंसर या तो खतरनाक ये असर करता है, ये नुकसान पहुंचाता है। तो इसी को रोकने के लिए ना ओजोन परत है ना, ओजोन परत जो है किस किरण को अवशोषित कर लेता है, पृथ्वी पर नहीं पहुंच देता है, यही पराबैंगनी किरणें को, ठीक है। तो और ये चीज ध्यान रखना, यही पराबैंगनी किरण है जिसको आने से ओजोन परत रोकता है। अच्छा यहाँ पर क्या है, पूछा जाए अगर क्या रिमोट कंट्रोल में किस किरण का प्रयोग किया जाता है, तो अवरक्त किरण का रिमोट कंट्रोल या तो टीवी में किया जाता है, किसका रिमोट कंट्रोल में अवरक्त किरण का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और क्या याद रखना आपको यहाँ पर, सबसे अधिक भेदन क्षमता किसका होता है, तो गामा किरण का होता है, सबसे अधिक भेदन क्षमता गामा किरण का, सबसे कम किसका होता है, तो अल्फा किरण का होता है, ठीक है। तो ये सब याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असत्य है, तो असत्य विकल्प बताना है। देखिए पहले क्या है, यूनाइटेड इंडियन कमेटी, इसका संस्थापक कौन था, इसका WC बनर्जी, ये सही है। फिर क्या है, देव समाज की स्थापना शिव नारायण अग्निहोत्री ने किया था, ये भी यहाँ सही है। ईस्ट इंडियन एसोसिएशन की स्थापना सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किया था क्या, ये गलत है, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना दादा भाई नौरोजी ने 1866 में लंदन में किया था, 1866 में लंदन में किया था। तो ये वाला असत्य, यही आंसर हो गया, ठीक है। फिर क्या, पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना महादेव गोविंद राणा ने किया था, ये सही है। नेक्स्ट क्या है, आदर्श वोल्ट मीटर की प्रतिरोधकता कितनी होती है, तो आदर्श वोल्ट मीटर की प्रतिरोधकता क्या होता है, अनंत होता है ना। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया। प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम, अब प्रतिरोधकता का ऐसा मात्रक क्या होता है, ओम मीटर होता है। अनुच्छेद 111 राष्ट्रपति को शक्ति प्रदान करता है, तो कौन सी शक्ति प्रदान करता है, तो इसमें निषेधात्मक शक्ति करता है, प्रदान करता है ना। राष्ट्रपति को पूछा जाए क्या, बीटो शक्ति किस अनुच्छेद में, तो यही वाला है ना, बीटो शक्ति यानी निषेधात्मक शक्ति जो है ये किस में, अनुच्छेद 111 में है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना, यहीं पर अनुच्छेद क्या है 110 है, इसमें क्या है, तो धन विधेयक की परिभाषा 110 में है, और वार्षिक वित्तीय विवरण किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 112 में है, ठीक है। ये सब आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, खानका क्या था, तो खानका क्या था, तो ये था सूफी संतों का निवास स्थान था, खानका सूफी संतों का निवास स्थान था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 68 कि लेजर एक युक्ति है जिसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है, तो क्या उत्पन्न किया जाता है, उदीप्ति विकिरण उत्पन्न किया जाता है, उदीप्ति विकिरण। लेजर का आविष्कार किसने किया था, तो एच मैमन ने किया था, किसने, एच मैमन ने लेजर का आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोक अदालत निम्नलिखित में से किसके सिद्धांतों पर आधारित है, तो लोक अदालत किसके सिद्धांत पर आधारित है, तो ये महात्मा गांधी जी के सिद्धांत पर आधारित है। निम्नलिखित में से कौन सा पॉलीसेकेराइड नहीं है, तो देखिए 3 चीजें होता है, मोस्ट इंपोर्टेंट साइंस का प्रश्न पूछा जाएगा, एक होता है क्या मोनोसेक्राइड,
एक होता है डाइसेक्राइड, एक होता है पॉलीसेक्राइड, ठीक है। तो आपको एक चीज़ याद करवाते हैं, क्या मालूम, आपको याद करवाते हैं हम डाइसेक्राइड से, ठीक है। तो देखिए पहले मोनोसेक्राइड भी बताएंगे, लेकिन डाइसेक्राइड आपको बताते हैं पहले। डाइसेक्राइड में कौन कौन सा मालूम, डाइसेक्राइड किसे बोलते हैं, तो डाइसेक्राइड का उदाहरण है माल्टोज, क्या है, माल्टोज है, फिर सुक्रोज है और लेक्टोज है, ये क्या है, डाइसेक्राइड है, ठीक है। डाइसेक्राइड, इसको याद कर लीजिएगा कैसे मालूम, डाई मसाला, डाई मसाला, ठीक है। डाई मसाला मतलब माल्टोज, सुक्रोज और लेक्टोज, माल्टोज, सुक्रोज और लेक्टोज, ये क्या है, डाइसेक्राइड है। तो डाई मसाला ऐसे ध्यान रखिएगा ना, तो माल्टोज क्या आ जाएगा, डाई मसाला यानी माल्टोज, सुक्रोज, लेक्टोज, तो ये माल्टोज जो आएगा डाइसेक्राइड में आएगा, ठीक है। तो माल्टोज यहाँ क्या आएगा, डाइसेक्राइड में आ जाएगा, ठीक है। ये पूछा पोलिसेक्राइड कौन सा नहीं है, तो ये क्या है, पोलिसेक्राइड नहीं है, ये क्या डाइसेक्राइड है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो डाई मसाला एक याद रखना है, तो कई चीजें क्लियर हो जाता है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप का प्रश्न आता है, ऑप्शन छांट के आंसर लगा देते हैं, ठीक है। तो डाई मसाला डाइसेक्राइड याद हो गया। अब आपको याद करवाते क्या, पॉलीसेक्राइड भी यहीं पर याद कर लीजिए, जैसे यहाँ लिखा हुआ है हेपेरिन, स्टार्च और ग्लाइकोजन, ये सब क्या पॉलीसेक्राइड के उदाहरण है। पॉलीसेक्राइड में मतलब क्या होता है, पॉलीसेक्राइड है ना, मोनोसेक्राइड और डाइसेक्राइड से बनता है क्या, पॉलीसेक्राइड बनता है। जैसे कि पॉलीसेक्राइड में कौन सा आ जाएगा, इसको याद कैसे रखना है, देखिए जो मनुष्य में कार्बोहाइड्रेट है जो किस रूप में संग्रहित होता है, तो ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित होता है मानव में। अब पौधों में जो होता है भोजन किस रूप में संग्रहित होता है, तो स्टार्च के रूप में संग्रहित होता है। तो ये सब क्या है, ये सब पॉलीसेक्राइड हो गया, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना है। सेल्यूलोज जो होता है वो भी क्या पॉलीसेक्राइड है ना, और काइटिन जो है वो भी पॉलीसेक्राइड का उदाहरण है, ठीक है। तो डाइसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड के बारे में हो गया। अब यहाँ पर आपको बताते क्या, मोनोसेक्राइड, मोनोसेक्राइड में कौन कौन सा आएगा, तो आता है ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गिलेक्टोज, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गिलेक्टोज, है ना, ये आया मोनोसेक्राइड में, ठीक है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई थी, तो अब इसमें से कहाँ पूछा है, ऑप्शन में कौन सा आंसर होगा, तो देखिए ये शुरू हुआ था 34वां नेटिव इन्फेंट्री से शुरू हुआ था, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर है। अब इसको समझिए कैसे, देखिए 1857 की क्रांति की शुरुआत जो है ना 10 मई 1857 को मेरठ से हुई थी, लेकिन इसकी पृष्ठभूमि जो है 29 मार्च 1857 को बैरकपुर छावनी में मंगल पांडे द्वारा किए गए विद्रोह से तैयार हुई थी, समझ गए। शुरुआत तो 10 मई 1957 से माना जाता है, लेकिन इसकी शुरुआत कब हुई थी, रियल में जो शुरुआत हुआ था 29 मार्च 1857 को, जब बैरकपुर छावनी में मंगल पांडे ने विद्रोह कर दिया था, ठीक है, तो वहां से शुरू हुआ था। और मंगल पांडे जो है ये किस इन्फेंट्री से संबंधित था, तो यही 34वीं इन्फेंट्री से संबंधित था, 34वीं इन्फेंट्री से, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री से संबंधित था, उसी का सिपाही था मंगल पांडे। तो आंसर क्या हुआ, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्या, भारत का सबसे बड़ा कोयला खनन क्षेत्र है, तो सबसे बड़ा कोयला खनन क्षेत्र जो है ये वाला है, कौन सा, दामोदर घाटी, दामोदर नदी घाटी के केंद्रीय कैबिनेट सचिवालय, ये किसके अधीन होता है, तो ये प्रधानमंत्री के अधीन होता है, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्या, भारत का पहला स्वदेशी एमआरआई मशीन कहाँ स्थापित किया गया है, तो ये किया गया एम्स दिल्ली में किया गया। अच्छा, भारत का पहला एम्स कहाँ स्थापित हुआ था, तो यही हुआ है ना, एम्स दिल्ली जो है भारत का पहला एम्स है ये। फिर क्या है, लेड संचायक बैटरी के आवेशित होने पर क्या होता है, तो लेड संचायक बैटरी के आवेशित होने पर क्या होता है, तो लेड सल्फेट की खपत होती है, लेड सल्फेट की खपत होती है। भारत में दल विहीन प्रजातंत्र किसने प्रस्तावित किया था, भारत में दल विहीन प्रजातंत्र किसने प्रस्तावित किया था, तो क्या होगा इसका आंसर, अब इसमें ऑप्शन में है नहीं कोई मालूम, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इसका जो भारत में दल विहीन प्रजातंत्र किसने प्रस्तावित किया था, तो जयप्रकाश नारायण ने किया था, किसने, लोक नायक जयप्रकाश नारायण। लोकमान्य किसे कहा जाता है, बाल गंगाधर तिलक को। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था, तो जयप्रकाश नारायण ने दिया था। सर्वोदय योजना का प्रस्ताव किसने पेश किया था 1950 में, तो ये जयप्रकाश नारायण ने ही पेश किया था। जयप्रकाश नारायण जो है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस जेल से ये फरार हो गए थे, तो हजारीबाग सेंट्रल जेल से ना, तो ध्यान रखना है सब। नेक्स्ट क्या है, सीमेंट का रासायनिक संयोजन क्या है, तो सीमेंट का रासायनिक संयोजन क्या है, तो चूना पत्थर है, मिट्टी है और जिप्सम है। आंसर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। सबसे इसमें महत्वपूर्ण कौन सा है, तो चूना पत्थर है। यहीं पर पूछा जाएगा क्या, सीमेंट में जो है जिप्सम क्यों मिलाया जाता है, तो इसके जमने की दर को कम करने के लिए ना, कि जल्दी जम न जाए, इसलिए जिप्सम मिलाया जाता है। सीमेंट का खोज किसने किया था, तो वो कौन है था, जोसेफ आस्प्रिन था, ठीक है। नेक्स्ट क्या, दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्न श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी। तो इसमें कौन सा होगा, देखिए ये क्या हुआ, 10 के बाद 11 आया, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, +1 हुआ, फिर 11 के बाद हो गया क्या, 19, यानी कि प्लस कितना हो रहा है, 8 हो रहा है, फिर 19 के बाद कितना हो गया,
46। तो इसमें देखिए 9 7 जोड़ेंगे 16 होगा, यानी कि 27 प्लस हो रहा है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर आप समझ में आ गया क्या, 1 का क्यू जुड़ रहा है, फिर 2 का क्यू, 3 का क्यू, फिर 4 का क्यू जुड़ा इसमें, ठीक है। तो हो गया इतना, और फिर 5 का क्यू इसमें जोड़ देंगे, तो 5 का क्यू क्या होता है 125, 125 इसमें जोड़िए कितना 110 में, तो 125 जोड़ेंगे 110 में, तो 100 कितना आएगा 235 आएगा, है ना। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, यौगिक सूक्ष्मदर्शी क्या होता है, तो यौगिक सूक्ष्मदर्शी क्या होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, ऐसा सूक्ष्मदर्शी जिसमें लेंसों के दो सेट होते हैं ना, यौगिक बोला यानी कि लेंसों के दो सेट होते हैं, एक नेत्राकार लेंस और एक नेत्रक लेंस होता है। ऑप्शन बी यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्या, मई 2025 में WHO है ना, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस देश को ट्रैकोमा मुक्त का औपचारिक प्रमाण दिया है, तो ये किसको दिया है, भारत को, है ना। आंसर क्या हुआ, भारत यहाँ पर करेक्ट आंसर है। WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन, इसकी स्थापना कब हुआ था, 7 अप्रैल 1948 को हुआ था, इसलिए 7 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। कवल बाघ अभ्यारण्य ये किस राज्य में है, तो कवल बाघ अभ्यारण्य ये कहाँ पर है, तेलंगाना में, याद ऐसे रख लेना है, कवल तेलंगाना, कवल जैसे कवल आएगा तेलंगाना, कवल तेलंगाना में ही अवस्थित है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प लोड केनिंग से संबंधित नहीं है। इस टाइप के प्रश्न जब भी आए कि ये किससे संबंधित नहीं है, तो जिसके बारे में पूछ रहा है, किसके बारे में पूछ रहा है, लोड केनिंग का, तो लोड केनिंग का कार्यकाल पहले जानना है ना। लोड केनिंग का कार्यकाल कब से कब तक था, 1856 से 62 तक था, ठीक है। अब यहाँ पर इसको देखते हैं क्या क्या बोल रहा है। देखिए विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब लागू हुआ, तो ये लागू हुआ था 1856 में, तो ये लोड केनिंग से संबंधित है ना, लोड केनिंग के समय हुआ था। फिर क्या, महालेखा परीक्षक के पद का सृजन ये कब हुआ था, तो महालेखा परीक्षक पद का सृजन जो है ना 1858 में हुआ था, तो ये भी इसके बीच में आ रहा है, यानी कि ये भी संबंधित है। वुड डिस्पैच कब लागू हुआ था, तो वुड डिस्पैच जो है ना ये 1854 में लागू हुआ था, मानो वुड डिस्पैच 1854 में लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल के दौरान लागू हुआ था 1854 में, तो 1854 इसमें आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, यानी कि यही आंसर हो जाएगा। वुड डिस्पैच क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी की बात है ये ना, तो ये ही आंसर हो गया। बाकी पोर्टफोलियो प्रणाली की शुरुआत कब हुआ था, तो 1859 में हुआ था, तो ये भी 1859 इसके बीच में आ रहा है, यानी कि लॉर्ड कैनिंग से संबंधित है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब यहाँ पर 2 प्रश्न और याद रखना है, क्या मालूम, भारत का प्रथम वायसराय पूछे तो कौन था, लॉर्ड कैनिंग था। अच्छा, भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है, तो ये वुड डिस्पैच को ही कहा जाता है, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 83 में क्या है कि हाल ही में किस राज्य ने मोबाइल के माध्यम से ई वोटिंग प्रणाली शुरू करने का फैसला किया है, तो ई वोटिंग प्रणाली शुरू करने का फैसला किसने किया है, तो ये अपना बिहार है ना। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। ग्रीन हाउस प्रभाव का क्या अभिप्राय है, तो ग्रीन हाउस प्रभाव का अभिप्राय इसका क्या है, तो वायुमंडलीय गैसों के कारण सौर ऊर्जा को रोकना, है ना, वायुमंडलीय गैसों के कारण सौर ऊर्जा को रोकना, यहाँ पर आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्या है, मिहिर भोज की उपलब्धियों की चर्चा की गई है, तो मिहिर भोज के उपलब्धियों की चर्चा ये कहाँ, ग्वालियर अभिलेख में किया गया है ना, ग्वालियर अभिलेख करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्या, निम्नलिखित में से किस ताप पर सभी गैसों का आयतन शून्य हो जाता है, तो सभी गैसों का आयतन जो है ये शून्य हो जाता है 0 डिग्री केल्विन पर, ठीक है। फिर क्या है, शिवालिक हिमालय की उत्पत्ति किस युग में हुई थी, तो देखिए शिवालिक हिमालय की उत्पत्ति किस युग में हुआ था। अब देखिए यहाँ पर क्या है, समझना एक चीज़ है, क्या मालूम, देखिए शिवालिक हिमालय की उत्पत्ति जो है ये मियोसिन काल में हुआ था, कब, मियोसिन काल से उत्पत्ति हुआ, और ये प्लीओसिन युग है ना, क्या है, मायोसिन, ये क्या है, मायोसिन है, तो मायोसिन काल से लेकर प्लायोसिन, ये क्या है, प्लायोसिन काल, ठीक है, प्लायोसिन युग तक है ना इसका उत्पत्ति हुआ था। ये 50 लाख से आपको 20 लाख साल पहले की बात है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, समझना क्या, देखिए स्टार्ट कहाँ से हुआ था, मायोसिन काल से ही हुआ था। अगर ये ऑप्शन में नहीं रहे तब ये वाला आंसर होगा, प्लायोसिन काल होगा, ठीक है। यानी आंसर है क्या है यहाँ पर, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है ना। मायोसिन काल से प्लायोसिन काल में शिवालिक हिमालय का उत्पत्ति हुआ था, है ना, तो ये पूरे समय था इसका, ठीक है। लेकिन स्टार्ट कहाँ से, तो मायोसिन काल से हुआ था, इसलिए आंसर क्या हुआ, 87 का यहाँ पर बी करेक्ट आंसर है, ठीक है। अगर ये ऑप्शन में नहीं रहेगा मायोसिन काल, तब आंसर लगाइए क्या, प्लायोसिन काल होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, साहित्य अकादमी ने अंग्रेजी भाषा के लिए किन्हें युवा साहित्य पुरस्कार दिया है, तो अद्वैत कोठारी को दिया है। आंसर क्या है, अद्वैत कोठारी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया। साहित्य अकादमी ने अंग्रेजी भाषा के लिए किन्हें युवा साहित्य पुरस्कार दिया है,
अद्वैत कोठारी को दिया गया। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए अच्छा कुछ एक चीज़ ध्यान रखना है, कुछ क्वेश्चन का आंसर जो है ना आपके पास अगर पीडीएफ और आंसर मिला होगा तो कुछ क्वेश्चन कम से कम लगभग 6-7 क्वेश्चन ऐसे है जिसका आंसर गलत दिया हुआ है। ठीक है, इसलिए कंफ्यूजन नहीं होना है ना, सभी को हम सही करके आपको हम बताते हैं। ठीक है, इसलिए टेंशन नहीं लेना, किसी में अगर कंफ्यूजन आपको हो तो खुद से गूगल पे सर्च मार लीजिएगा। और गूगल पर सर्च मारना भी है तो एक बार नहीं, क्योंकि गूगल भी गलत बताता है, अलग अलग तरीके से 1-2-3 बार सर्च करके आपको वेरीफाई कर लेना पूरी तरह से, आपको घबराना नहीं है ना। यहाँ पर हम आपको सही आपको पूरे अच्छा से तरीके से इसको जांच करके हम आपको बताते हैं। ठीक है, इसलिए टेंशन नहीं लेना है। अगर किसी में फिर भी डाउट हो तो जरूर आपको खुद से भी करना चाहिए। क्यों? क्योंकि खुद से करेंगे तभी तो संतुष्टि होगी, तभी तो मजा आएगा ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निकेलॉय मिश्र धातु में अवयवी तत्व है। निकेलॉय मिश्र धातु में अवयवी तत्व है, तो इसका आंसर क्या होगा, एल्युमिनियम और कॉपर होगा, है ना। आंसर क्या होगा, एल्युमिनियम और कॉपर यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्या है, भारत में राज्य विधान परिषद के सदस्यों का कितना हिस्सा स्थानीय निकायों द्वारा चुना जाता है। तो स्थानीय निकाय द्वारा कितना, 1/3 चुना जाता है ना, 1/3 स्थानीय निकाय द्वारा चुना जाता है। क्योंकि लद्दाख अवस्थित है, तो लद्दाख कहाँ अवस्थित है, तो लद्दाख है ये बृहद हिमालय और काराकोरम श्रेणी के बीच स्थित है। बृहद हिमालय और काराकोरम श्रेणी के बीच ये लद्दाख अवस्थित है। भारत के उपराष्ट्रपति को कौन निकाल सकता है, तो भारत के उपराष्ट्रपति को कौन निकाल सकता है, तो लोकसभा की सम्मति से राज्यसभा, है ना, लोकसभा की सम्मति से राज्यसभा निकाल सकता है। वर्तमान में अभी उपराष्ट्रपति कौन है, तो सीपी राधाकृष्णन है, याद रखना है ना, क्योंकि अभी चेंज हुआ है, याद रखना है। क्या, वंसदा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, वंसदा, वंसदा कहाँ जाएगा, तो दा गुजरात में ना, उधर क्या था जो कि द्वारका में था, है ना, द्वारका में एक था ना अभी कौन सा, शारदा है ना, शारदा मठ था ना, शारदा मठ, शारदा गुजरात, द्वारका में, शारदा द्वारका गुजरात में था। फिर ये क्या, वंसदा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, गुजरात में। एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ मिलेगा, गुजरात में। जंगली गधा के लिए प्रसिद्ध है कौन सा, कच्छकरण कहाँ मिलेगा, गुजरात में। ठीक है, और गिफ्ट सिटी कहाँ पर, किस राज्य से संबंधित है, तो गुजरात से। सुदर्शन झील का निर्माण कहाँ हुआ है, सुदर्शन मतलब ब्रिज है ना, जो झील तो वहाँ है ही, लेकिन सुदर्शन ब्रिज का निर्माण कहाँ हुआ, तो गुजरात में हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रस्ताव भारत में मंत्रिपरिषद रख सकती है। कौन सा एक प्रस्ताव जो है भारत में मंत्रिपरिषद रख सकती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यह है विश्वास प्रस्ताव, करेक्ट आंसर है विश्वास प्रस्ताव। नेक्स्ट क्या है, सूर्य के प्रकाश का आंतरिक परावर्तन हो सकता है। तो आंतरिक परावर्तन यानी कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन कब होता है, जब कोई भी चीज होता है सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगा तभी पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। तो सघन से विरल में जाना चाहिए। ठीक है, अब इसका ऑप्शन देखते हैं। वायु से कांच में जा रहा है, ये क्या है, वायु क्या है, विरल है ना, कांच की तुलना में क्या है, विरल है। तो विरल से सघन में जा रहा है तो पूर्ण आंतरिक नहीं होगा। ठीक है, फिर क्या, वायु से जल में जा रहा है, ये भी क्या है, विरल से सघन में जा रहा है तो नहीं होगा, जाना चाहिए किधर, सघन से विरल में जाएगा तब, है ना। कांच से वायु में जा रहा है, ये वाला सही है, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया। प्रधानमंत्री मोदी ने 103 अमृत स्टेशनों के शुभारंभ के रूप में बिहार के किन स्टेशनों का उद्घाटन किया है। तो बिहार के किन स्टेशन का उद्घाटन किया है, तो इसमें है थाबे जंक्शन जो कि गोपालगंज में है, और एक पीरपैंती स्टेशन जो है भागलपुर में है ना। यानी कि ए और बी दोनों सही है, आंसर क्या हुआ, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अच्छा यहाँ पर गोपालगंज और भागलपुर आया, देखिए एक प्रश्न यहाँ पर रिविजन करते हैं, क्या मालूम, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला पूछेगा बिहार का कौन सा है, तो कौन सा है, गोपालगंज है। और पूछेगा क्या मालूम, सिल्क सिटी किसे कहा जाता है, तो भागलपुर को, है ना, रेशम नगरी, जो भारत का रेशम नगरी भागलपुर को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विभिन्न आधारों पर किसी भी भारतीय नागरिक के साथ भेदभाव से संबंधित है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, भेदभाव से संबंधित पूछा तो अनुच्छेद क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर है। ठीक है, और अनुच्छेद 12 में क्या है, राज्य को परिभाषित किया गया अनुच्छेद 12 में। अनुच्छेद 21 में क्या है, प्राण एवं देहिक स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 18 में क्या है, उपाधियों का अंत है। ठीक है, यहाँ पर फिर समझिए, देखिए आप पूछेगा क्या, विधि के समक्ष समानता, है ना, कानून के समक्ष समानता, यानी समानता का अधिकार जो है अनुच्छेद 14 में है ना। अनुच्छेद 15 में क्या है, तो धर्म, जाति और लिंग के आधार पर भेदभाव का निषेध अनुच्छेद 15 में है। लोक नियोजन में अफसर की समानता 16 में, अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17 में, उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18 में, और क्या है, अस्पृश्यता हो गया, वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 में, और क्या है, दोष सिद्धि के खिलाफ संरक्षण अनुच्छेद 20 में, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता अनुच्छेद 21 में, कुछ मामलों में गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण या अनुच्छेद 22 में, और बालात श्रम और दुर्व्यापार पर रोक अनुच्छेद 23 में है।
और 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखानों में लगाना प्रतिबंध है, अनुच्छेद 24 में है। और किसी भी धर्म को मानने या उसको स्वीकार करने का जो स्वतंत्रता है, अनुच्छेद किसमें, 25 में है, ठीक है। फिर क्या है, अल्पसंख्यकों को हितों का संरक्षण, अनुच्छेद 29 में है। अल्पसंख्यकों को शिक्षण संस्थान करने का स्थापना, अनुच्छेद स्वतंत्रता जो है अनुच्छेद 30 में है। और अनुच्छेद 31 में क्या था, वो था संपत्ति का अधिकार, जो कि हटा दिया गया। फिर अनुच्छेद 32 में आएंगे, तो अनुच्छेद 32 में है आपका क्या है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट रीट जारी करता है। अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट रीट जारी करता है, ठीक है। ये सब अनुच्छेद याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किस राज्य की रेलवे 100% विद्युतीकृत रेल नेटवर्क वाला राज्य बन गया है? तो इसका आंसर क्या है, गुजरात यहाँ पर करेक्ट आंसर है, ठीक है। लेकिन यही सिर्फ याद नहीं रखना है, क्योंकि अगर आपसे पूछ दिया जाएगा एग्जाम में कि किस राज्य ने 100% विद्युतीकृत रेल नेटवर्क बनने वाला पहला राज्य है, तो वहां पर क्या होगा, गुजरात लगाइएगा ना, तो आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है। तो पहला राज्य कौन सा ध्यान रखना है, देखिए रेलवे नेटवर्क का 100% है ना, 100% विद्युतीकरण प्राप्त करने वाला पहला राज्य कौन सा है, हरियाणा है, ठीक है। कौन सा है, हरियाणा, याद रखना है। और ये उसके बाद फिर क्या हुआ, मतलब ये जो अभी बन गया है ऑप्शन के अनुसार से, यहाँ पर गुजरात करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से किस औषधि का उपयोग अपच का उपचार करने के लिए होता है? किस औषधि का उपयोग अपच का उपचार करने के लिए होता है? तो इसका देखते हैं ऑप्शन में क्या दिया है, 99 का है ना। तो इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पर आंसर, करेक्ट आंसर क्या है, क्या है, एंटेसिड है ना, एंटेसिड यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित में से किस युद्ध के बाद सिख सेना अंतिम रूप से पराजित हुआ था? तो किस युद्ध के बाद सिख सेना अंतिम रूप से पराजित हुआ था? तो गुजरात के युद्ध के बाद ये सिख सेना जो है अंतिम रूप से पराजित हुआ था ना। तो ये देखिए आंग्ल सिख युद्ध हुआ था, जो कि ये बात है, गुजरात का युद्ध जब हुआ था ये 21 फरवरी 1849 में हुआ था, है ना, गुजरात का युद्ध। इस दौरान में क्या हुआ था, ब्रिटिश की विजय हुई थी और सिख सेना जो है अंतिम रूप से पराजित हो गया था, है ना। तो आंसर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर बी, गुजरात का युद्ध करेक्ट आंसर है, ठीक है। सिख सेना अंतिम रूप से पराजित हुआ था गुजरात के युद्ध में, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह से आपको पूरा 100 प्रश्न आपको अच्छे तरीके से बता दिए, ठीक है। और वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। लोगों को, आप लोगों का कितना मार्क्स आया था इस टेस्ट में, तो ये भी बताइएगा। और पिछले वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, क्या पूछा था मालूम, कि आपसे पूछा था कि फ्रेंच ओपन का पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो किसने जीता है, कार्लोस अल्काराज ने जीता है, ठीक है। और आज का क्वेश्चन क्या है, आप लोगों को कमेंट में बताना है कि विंबलडन है ना, जो ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता था ना, ऑस्ट्रेलियाई, फ्रेंच, उसके बाद विंबलडन, तो विंबलडन पुरुष एकल का खिताब 2025 में किसने जीता है ना। इसका आंसर आप लोग कमेंट में दीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद दोस्तों।